ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का। तो पोर्टफोलियो बेसिकली होता है आपके स्किल्स को शोकेस करने के लिए, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने कवर किए होते हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर, उनको शोकेस करने के लिए। यानी कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखा के दूसरे बंदे को बता सकते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है किस फील्ड में, और आप मतलब अपने मुतालिक उसको बेसिकली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये जो सा पोर्टफोलियो, इसका लिंक मैंने पहले भी शेयर किया था। तो ये आज मैं इसी को बिल्कुल सेम आपके सामने इसको कोड करूँगा, और कुछ चीज़ें जो सी एक्सप्लेन करने वाली होंगी वो एक्सप्लेन करूँगा। वरना ज़्यादातर आप देखेंगे कि मैं कोड ही लिख रहा हूँ, तो आपको जहाँ से समझ ना लगे तो आप मुझे बीच में रोके तो उसे कंफर्म कर लीजिएगा कि ये चीज़ का क्या मतलब है। मतलब CSS प्रॉपर्टी की समझ नहीं आ रही तो उसका पूछ लें, HTML की नहीं समझ आई तो उसका पूछ लें कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ये तो हमारा था मेन पेज। उसके अलावा चार मैंने नेविगेशन लिंक्स इसमें ऐड किए हुए हैं। तो उसमें से सिर्फ 3 को मैंने बनाया। स्किल्स है। स्किल्स में बेसिकली आपके जो अब तक आपके स्किल्स हैं और आप उसमें कितना अपने आप को एक्सपीरियंस समझते हैं। तो ये एक्सपीरियंस लेवल एक बार की शक्ल में दिखाया गया कि 85% मेरा HTML में स्किल है। इसी तरह कॉन्टैक्ट में है कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो आप बेसिकली उससे इस तरह नाम और ईमेल और उसका जो मैसेज है वो इनपुट लेकर उससे फॉर्म की शक्ल में ले सकते हैं। तो जो फाइल्स क्रिएट करनी थी वो हम पहले से कर चुका हूँ, ताकि जो हमारा टाइम है फाइल क्रिएशन में वो सेव हो जाए। तो स्ट्रक्चर फोल्डर का इस तरह है कि 3 फाइल्स मेरी HTML की हैं। 3 फाइल्स HTML की है। index.html जो मेरा मेन पेज है, जो शो होगा मेन पेज है। उसके अलावा skills.html है और contact.html है। इमेज के फोल्डर में कुछ मेरे इमेजेस पड़े हैं जो मैं यूज़ करूँगा, और CSS का फोल्डर है उसके अंदर 4 फाइल्स हैं। कॉमन डॉट CSS जो सी होगी वो मेरे जो साइट्स के जो तीनों पेजेस हैं उन पे जो कॉमन स्टाइलिंग है वो मैं कॉमन डॉट CSS में लिखूंगा। बाकी index.html के स्पेसिफिक जो से स्टाइल्स हैं वो index.css में, contact.html के रिलेटेड contact.css में, और skills.html के skills.css में लिखूंगा। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था। तो बेसिकली आप स्टार्ट हमने करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे index.html से। तो उसी तरह अपना HTML रिपोर्टिंग। तो अभी तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। आज मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की, वो है लाइव रीलोड। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप कोई अपनी फाइल में किसी भी फाइल में चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रीलोड कर देता है। तो आप मुझे ये देखेंगे कि मैं रिफ्रेश करता हुआ नज़र नहीं आऊँगा आपको। तो तो ये मेरी फाइल ओपन हो गई जो index.html मैंने की थी। तो फॉन्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्लियर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको वो बतानी थी कि अब मैं जो चाह रहा हूँ, जो अपना फॉन्ट्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, आप इसमें भी साइट में देखेंगे कि अ, इस साइट के अंदर जो फॉन्ट है वो पिछली बार जो हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट से थोड़े से अलग होंगे। तो ये जो फॉन्ट है ये मैं एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा। वो एक्सटर्नल रिसोर्स है
हमारी गूगल फॉन्ट्स। तो ये जो फॉन्ट का नाम है वो है पॉपिंस। पॉपिंस बेसिकली हमारा जो सा वेब ब्राउजर के अंदर पहले से इंस्टॉल नहीं होता, तो जो सा फॉन्ट आपका ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है और आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो आप पास दो तरीके हैं, या तो आप उसको डाउनलोड कर ले अपने पास, या फिर आप एक एक्सटर्नल रिसोर्स जिस तरह के आप गूगल फॉन्ट्स है उसका यूज कर सकते हैं। तो उसको किस तरह यूज करना है, पहले तो मैं उसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो हमारा फॉन्ट है उसको किस तरह यूज करना है। तो आपने इधर आके अपने सर्च बार में लिखना है पॉपिंस गूगल फॉन्ट। तो पहला ही लिंक आपको जो मिल जाएगा पॉपिंस गूगल फॉन्ट, इसमें आके इधर जो से भी आपका वेट का फॉन्ट चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 300 वेट का फॉन्ट है, यानी कि ये थोड़ा थिन होगा। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रेगुलर फॉन्ट, वेट वाला फॉन्ट, मीडियम, बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड। तो इसको यूज करने के आप इसको दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। या तो आप ये जो लिंक का एलिमेंट है आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें अपने HTML डॉक्यूमेंट में, या आप चाहते हैं कि आप ये जो लिंक है आप जो फॉन्ट है इसको CSS के अंदर लिंक करें, तो इधर ये लिंक की बजाय आप इंपोर्ट में है और ये वाला जो एरिया इसको कॉपी पेस्ट कर लें। इंपोर्ट वाला जो सा @import के बाद सेमीकोलन तक वाला एरिया इसको कॉपी कर लें और आपने इसको आके पेस्ट करना है। मैं इसको पेस्ट करूंगा अपनी CSS के अंदर। कॉमन.css बेसिकली जो सा तमाम फाइल्स के लिए जो सी स्टाइलिंग होगी वो इसके अंदर करूंगा। तो कॉमन्स.css में मैं ये कर लूंगा। फिर मैंने इस फॉन्ट को यूज करना है, तो बॉडी के ऊपर उसने इधर आपको बता भी देगा कि इसको आप किस तरह से यूज भी कर सकते हैं। तो CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज, यानी इस फॉन्ट को यूज करने के लिए आप इसको कॉपी पेस्ट करें। इधर आके मैं इसको रिप्लेस कर दूं। तो उसके बाद जो से अभी मैंने इसको जो सी फाइल है comment.css इसको लिंक नहीं किया, तो लिंक कर लेते हैं। रिलेशन स्टाइल शीट, तो ये मेरे CSS के फोल्डर में, तो मैं लिखूंगा CSS/comment.css। तो अब ये रीलोड हो गया और ये देख सकते हैं कि अब जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। या जो फॉन्ट अप्लाई हुआ है वो है पॉपिंस फॉन्ट है, जो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट था उसकी बजाय दूसरा फॉन्ट अप्लाई हो गया। तो ये था हमारा, मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर लिया, पहला काम तो ये करना था। उसके बाद इधर आके अब इसका टाइटल चेंज कर लिया। टाइटल, अब इसमें जो मेन पेज है उसका टाइटल मैंने रखा हुआ है एजाज अहमद, उसके बाद एक डैश है और फिर है पोर्टफोलियो। तो मैं इसको टाइटल ऐड कर लेता हूँ एजाज अहमद। तो ये जो डैश है उसको ऐड करने के लिए आप लिखेंगे एम्परसेंड M-M- और इसके बाद पोर्टफोलियो। तो अब इसका ये टाइटल चेंज हो गया। उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक आइकन सा भी ऐड हुआ हुआ है साइड पे। तो जो अभी तक है वो तो आइकन ये वर्ल्ड ग्लोब की शेप इधर शो हो रही है। तो मैं इसको ये इस पे चेंज करना चाहता हूँ। ये जो HTML का ये बना हुआ रेड, लाइट रेड जो सा कलर है, इस में जो आइकन है मैं उस पर चेंज करना चाहता हूँ। तो उसको करने का तरीका ये है कि लिंक, दोबारा से आप लिंक करेंगे, लेकिन इस बार आप रिलेशन में स्टाइल शीट नहीं आएगा आपका, आपका आएगा आइकन। आइकन आएगा और उसके बाद जो आपका आइकन जिधर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस देंगे। मेरा जो आइकन पड़ा हुआ है वो है IMG के फोल्डर के अंदर, ये favicon.ico ये पड़ा हुआ। तो मैं इसको IMG/ जो, और मैं इसको देखेंगे कि ये जो आइकन है ये चेंज हो गया, इसके साथ जो आइकन आ रहा था, शो हो रहा था, वो चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा ये इसको लिंक करने का। तो बेसिकली ये हमारी स्टार्टिंग थी। अब जो सा हमारा काम स्टार्ट होना है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इस अपर सेक्शन से। ये अपर सेक्शन हमारा क्या है, नेविगेशन बार है।
नेविगेशन बार जिसमें मैं अपना नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, और इसके बाद ये मेरे जो लिंक्स हैं मेरे साइट के मुख्तलिफ पेजेस पे जाने के लिए मैं इनको लिंक कर रहा हूँ। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये हेलो वर्ल्ड को मैं हटा देता हूँ। तो अब इसके लिए जो एलिमेंट मैं यूज करने लगा हूँ वो है नैव। नैव का एलिमेंट बेसिकली ये उसी तरह है जिस तरह आपकी डिव होती है, सेम टू सेम नैव नैव भी उसी तरह ही होता है। लेकिन एक कंसेप्ट होता है हमारे इसमें वेब डेवलपमेंट में, सिमेंटिक HTML। तो मैं चाहता तो इधर मैं डिव भी यूज कर सकता था, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ नैव। अब नैव यूज करने से ये है कि आपका ना कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसका सिमेंटिक को यूज करने के और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि टेक्स्ट रीडर्स जो से होते हैं। आपने कभी ट्राई किया होगा कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर अपना टेक्स्ट रीडर चलाते हैं तो वो उसको रीड करता है स्क्रीन के ऊपर से। तो सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स को यूज करने से फायदा ये होता है कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, टेक्स्ट टू स्पीच एक्सपीरियंस, वो बेहतर हो जाता है। उसको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो जाती है इन सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स को यूज करने की वजह से। तो नैव जो है बेसिकली इसकी कोई स्टाइलिंग या अप्लाई नहीं करेगा। मैं इसमें भी हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ, तो ये कोई आपके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करेगा। ये सिंपल जिस तरह एक टेक्स्ट शो होता है उसी तरह ही रहेगा। तो ये था नैव का कि नैव क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं कुछ स्टाइलिंग कर लूँ जो आपकी साइट के ओवरऑल आपकी साइट के लिए होगी। तो स्टैटिक का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर। ये बेसिकली आपका हर एलिमेंट HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। आपने कोई कॉमन स्टाइल्स अप्लाई करने हैं जो हर HTML एलिमेंट पे अप्लाई हो, तो उनके लिए स्टैटिक, और उसके बाद आप इसमें लिखेंगे मार्जिन 0। अब जो आपका ब्राउजर है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन में ना कुछ मार्जिन ऐड कर देते हैं। स्टार्ट में आपने देखा होगा कि आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा इस साइड पे करके शो हो रहा होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका ब्राउजर है वो कुछ मार्जिन अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपका टेक्स्ट इधर से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि इधर से थोड़ा सा नीचे कर स्टार्ट होता है। तो उससे का मतलब ये है कि जो ब्राउजर है वो कुछ स्टाइलिंग पहले से अप्लाई कर रहा है, और उसमें आपका मार्जिन भी मतलब ऐड कर होता है वो। तो उस मार्जिन को मैंने ओवरराइड कर दिया 0 से, और पैडिंग भी। और स्टैटिक के ऊपर जब मैंने मार्जिन 0 कर दिया, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि H1 के ऊपर कुछ डिफॉल्ट मार्जिन अप्लाई हुए होते हैं, तो मैंने उनको भी रेस कर दिया मार्जिन 0 करके। तो जो डिफॉल्ट वाले मेरे थे ना मार्जिन जो ब्राउजर अप्लाई करते हैं, उनको मैंने 0 कर दिया। अब जो मैं खुद से स्पेसिफाई करूंगा मार्जिन, सिर्फ वो अप्लाई होंगे। तो इससे थोड़ा सा आपके ऊपर कंट्रोल आ जाता है आपके पास, कि आप जब चाहेंगे उसको मार्जिन देना होगा तो आप दे देंगे, वरना नहीं देना तो आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये हर एलिमेंट के ऊपर मैं ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी, इसको आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी कि इसका क्या मतलब है। तो ये तो थी स्टाइलिंग। उसके बाद कुछ मैं अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहता हूँ, CSS वेरिएबल्स। लास्ट टाइम आपको बताए थे कि CSS वेरिएबल्स के आपको लिंक सेंड किया था कि आप उस वीडियो में देख लें उसको। तो पहले तो मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ जो मैं ऑल ओवर द साइट यूज कर रहा हूँ। कॉलन के बाद रूट लिखूंगा। उसके बाद अपना पहला वेरिएबल जो सा मेरा प्राइमरी कलर है ना साइट का, प्राइमरी कलर मैं बेसिकली किसको बोल रहा हूँ, ये जो मेरा लाइटर शेड में रेड है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेरा प्राइमरी कलर है। तो ये इसको मैं वेरिएबल में इसलिए लिख रहा हूँ कि किसी पॉइंट पे आके मैं कहता हूँ कि ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं सिंपली आके सिर्फ इधर इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, बजाय इसके कि मैं हर जगह पे जाके उसकी जिधर जिधर मैंने ये कलर ऐड किया हुआ था उधर जाके इसको चेंज करूँ। मैं सिंपल इधर चेंज करूंगा, और पूरी साइट पे ये जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कलर है इसका मैं हेक्सा कोड लिखने लगा, F44040। ये प्राइमरी कलर है। इसके बाद जो सेकेंडरी कलर है मेरा साइट का, वो मैं ब्लैक रख रहा हूँ।
उसके बाद कुछ प्राइमरी हवर कलर, लिंक्स के ऊपर जब मैं हवर करता हूँ तो उसमें जो स्टाइलिंग अप्लाई हो, उसमें जो कलर हो, उसको भी मैं इधर स्पेसिफाई कर देता हूँ। उसका भी हेक्सा कोड में लिख दूँगा 3030। तो ये मेरे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। इसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगा इसकी नेविगेशन बार से। नेविगेशन बार में पहले जो सा अपना है वो लिख लेते हैं, HTML लिख लेते हैं, फिर उसमें स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो नेव के अंदर मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, डिव कंटेनर। इसके ऊपर क्लास अप्लाई हो रही होगी कंटेनर की। उसके बाद उसके अंदर जो सा मेरा लोगो, ये जो नाम है उसको भी मैं एक डिव के अंदर रैप करूंगा। तो लोगो नेम है, उसका नाम रख देता हूँ डिव का। इसके अंदर मैं H1 के अंदर जो अपना नाम है वो लिख लेता हूँ। तो ये अभी तक आपको ये शो, यानी कि ये अपनी डिफ़ॉल्ट जो सी सेटिंग है वो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद जो सा लोगो नेम के बाद मैं एक और डिव डिक्लेयर कर लेता हूँ। नैव लिंक्स जो सी डिव है ये मेरे इन लिंक्स को कंटेन कर रही होगी। तो नैव लिंक्स के अंदर मैं एक लिस्ट यूज करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिंक्स है तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करूंगा। ये आप कई जगह पे साइट्स पे देखेंगे कि जब ये नेविगेशन लिंक्स बनाए जा रहे होते हैं तो ये यूएल को यूज किया जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज किया जाता है। तो इधर मैं अपने जो सा एल आई है वो कर लेता हूँ। फिर हर एल आई के अंदर एक एंकर टैग भी होगा, यानी कि ये वाला जो पहला है वो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, और उसके अंदर होम। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं आपको इसके तरीका बताऊंगा कि आप हमेशा इसको अपर केस में अगर रखना हो तो किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट वाला जो सा वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा, वो वाला पेज बना नहीं रहा, तो अभी मैं इसको सिंपल हैश इसमें रख देता हूँ, ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा स्केल्स वाला था, स्केल्स डॉट एच टी एम एल, और उसके बाद है कंटेक्ट डॉट। तो अब इसमें जो स्टाइलिंग है वो अभी कोई अप्लाई नहीं हुई, तो ये सिंपल जिस तरह लिंक्स शो होते हैं उसी तरह शो हो रहे हैं। उसके बाद अब मैं इन पे जो सा हमारे लिंक्स हैं इनको भी कोई क्लास दे देता हूँ ताकि इनकी भी स्टाइलिंग थोड़ी इजी हो जाए। इनकी क्लास में दे देता हूँ इनको, ये नैव लिंक की क्लास दे देता हूँ, ये एक नेविगेशन लिंक है। सारे लिंक्स पे ये अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, HTML का पार्ट हमने कर लिया। तो अब इसको स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो जो सा मेरा नैव है उस पे मैं आता हूँ, उसका नैव नैव पे आता हूँ। नैव पे मैं पैडिंग कुछ अप्लाई करूँगा, टॉप और बॉटम पे 25 पिक्सल्स हो जाए, और उसके अलावा 0 पिक्सल्स हो जाए हमारी इसके लेफ्ट और राइट पे। तो पैडिंग थोड़ी ऐड होगी, थोड़ी सी पैडिंग अभी शो नहीं हो रही होगी। तो इसके बाद जो नैव के अंदर कंटेनर है, अच्छा ये जो कंटेनर की क्लास है उसको मैं पहले एक अलहदा से, इसको मैं कई जगह पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं कंटेनर की क्लास जो है वो इधर डिक्लेयर कर लेता हूँ कंटेनर। तो इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 90%, अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट रिलेटिव होगी, विड्थ इसकी 90% होगी। और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन 0, टॉप और बॉटम पे 0, और ऑटो। ऑटो करता ये है कि आपका जो सा टेक्स्ट, आप इस चीज़ को अगर आपने अपने किसी डिव को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो उसके लिए आप बेसिकली ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, मार्जिन 0 और ऑटो। ये करेगा ये कि जो आपकी डिव है उसको सेंटर में कर देगा। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें
जो ये मेरा नैव है, नैव पे पैडिंग अप्लाई हुई है, और ये कंटेनर है। कंटेनर जो है उसकी जो विड्थ है वो 90% है, और इसके जो मार्जिन हुए हैं, और ये देखें आपको सेंटर में शो हो रहा है। अब ये स्क्रीन के सेंटर में शो हो रहा है। स्क्रीन के सेंटर में हुआ किस तरह हुआ कि जब मैंने मार्जिन 0 ऑटो किया तो टॉप जो ऑटो करने से ये हुआ कि उसको जितनी स्पेस मिल रही थी ना, उसने उतना मार्जिन उसमें ऐड कर दिया। तो लेफ्ट से भी जितनी स्पेस मिली उसने उतना मार्जिन ऐड कर दिया, राइट से भी जितनी स्पेस मिली उसने उतना मार्जिन ऐड कर दिया। तो इससे ये हुआ कि जो आपका कंटेनर है वो सेंटर में अलाइन हो गया। तो ये इस कंटेनर में कर दिया मैंने। उसके बाद अब मैं कंटेनर के ऊपर ये कंटेनर मैं बाकी जगह पे भी यूज कर रहा हूँ। अप्लाई करनी है स्टाइलिंग, जो सिर्फ अगर उस कंटेनर पे अप्लाई हो जो नैव के अंदर आता है, तो मैं नैव आगे लिखूंगा कंटेनर, और इसके लिए मैं यूज करूंगा अपना डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स का भी मैंने आपको भेजा था, फ्लेक्स बॉक्स सीएसएस में किस तरह काम करते हैं। तो बेसिकली जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड किया तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे दोनों एलिमेंट्स थे वो आप साइड बाय साइड आ गए, एक रो के अंदर आ गए। उसके बाद हमारा आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। उसके बाद जो सा नैव लिंक्स है, ये जो नैव लिंक्स है इनके ऊपर मैं कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा। इसको मैं चाह रहा हूँ कि जो नैव लिंक्स हैं ये बिल्कुल इधर राइट पे आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं। तो जिस तरह मैंने अभी मार्जिन ऑटो यूज किया उसके लिए लेफ्ट और राइट दोनों के लिए, तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल राइट पे पुश हो जाए। तो मैं इसको जो यूएल है, जो नैव लिंक्स की डिव है, उसको मैं क्या अप्लाई कर दूंगा उस पर, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दूंगा तो जो मेरा लिंक्स हैं वो पुश डाउन हो गए इस साइड पे। तो अब इसको स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो मेरा नेम है इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, जो इसके यूएल है इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो नैवलिंक्स पे आ गया। उसके बाद सर, जो मैंने इसको नाम दिया था जी सर हम इसको फ्लोट राइट करके नहीं कर सकते राइट साइड पे? वो कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स वो होता था जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं ना था, तो तब उससे पहले ये यूज़ करते थे फ्लोट राइट। लेकिन फ्लोट राइट ना बहुत डिफिकल्ट है यूज़ करने के लिहाज से, तो उसकी मतलब उससे लेआउट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो देखने में तो एक फ्लोट राइट ही लगता है, लेकिन उसके कुछ उसके साथ कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो उनको समझने बहुत देर लगती है। तो वो इसलिए अब फ्लोट राइट इतना यूज़ नहीं होता, ये फ्लेक्स बॉक्स ही यूज होते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, इसके बाद आप इस नेम पे मैं अप्लाई करूंगा। तो जो लोगो नेम के अंदर मैं इधर लिखता हूँ, लोगो नेम के अंदर जो H1 है उसको मैं फॉन्ट साइज दे दूँ 30 पिक्सल हो जाए। और 30 पिक्सल जब मैंने किया तो ये तो साइज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन एक चीज़ ना मुझे एक बुरी लग रही है कि ये जो लेटर्स है ना वो बहुत जुड़े हुए हैं आपस में। तो मैं चाहता हूँ इनके हर लेटर के दरमियान कुछ स्पेसिंग आ जाए। तो वो स्पेसिंग ऐड करने के लिए CSS की प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग, और इधर आप मतलब जितने पिक्सेल्स की हर लेटर के अंदर स्पेसिंग ऐड करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो थोड़ा सा हर लेटर के अंदर से थोड़ी सी स्पेस ऐड हो गई है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लाइन हाइट की। अभी जो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर करता हूँ तो जो सा हमारे ये ब्लू शो हो रहा है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है। मेरे जो फॉन्ट्स हैं यानी कि कैपिटल A जो सा है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और जो क्या नाम है ऊपर थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुई हुई है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस में हटाना चाह रहा हूँ। बेसिकली इसको बोलते हैं लाइन हाइट। आपकी इस वक्त जो लाइन हाइट है वो 1.5 है। तो लाइन हाइट का मतलब होता है कि जो आपके इस वक्त फॉन्ट साइज है ना उसके
रिलेटिव आपकी लाइन की हाइट होती है। लाइन बेसिकली क्या है, ये इस वक्त मैंने एजाज अहमद एक लाइन में लिखा हुआ है, तो उसकी हाइट क्या है, वो हाइट है 1.5% ऑफ फॉन्ट साइज। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हाइट है ना, ये बिल्कुल हो जाए फॉन्ट साइज के बराबर। तो फॉन्ट साइज के बराबर इसको करने के लिए मैं इसको कर दूंगा सिंपली लाइन हाइट 1। और अब मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा स्पेस थी ना, जो ए के ऊपर आपको नजर आ रही थी, वो अब इसमें नहीं है। तो लाइन हाइट बेसिकली आपकी जो लाइन की हाइट है उसको मैनेज करने के लिए यूज होती है। मैंने इसको 1 कर दिया, तो ये 1% यानी कि हो गया फॉन्ट साइज जो सा था उसके बराबर हो गई है लाइन की हाइट। तो ये इससे थोड़े से जो से स्टाइलिंग है वो थोड़ी इजी हो जाएगी मेरे लिए, वरना तो वो जो थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो रही थी उसके अंदर। तो ये तो हो गया मेरा जो लोगो था, नेम का लोगो था वो आ गया। उसके बाद कुछ स्टाइलिंग अब मैं इस पे अप्लाई करने लगा हूँ। कौन सी एक्सक्यूज मी हमारी सर, जी सर ये लाइन कहाँ तक कंसीडर की जाएगी? जहां तक हमने कोई लेटर लिखे होंगे वहां तक की, या मुकम्मल कंप्लीट? नहीं, जिधर जिधर आपका H1 के अंदर हो सकता है आपने कोई वो लिखा हो, ज्यादा सा टेक्स्ट लिखा हो, तो जिधर जिधर तक आपका टेक्स्ट जा रहा होगा उधर उधर तक ये होगी। और लाइन हाइट से मतलब है, हाइट तो होती है ना वर्टिकल जो सी होती है, तो वर्टिकल हाइट को मैनेज करना है मैंने इसकी। तो इसमें भी आप मुझे एंड पे याद करवाइएगा, हो सकता है मैं आपको ना इसको पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊं, तो उस पर आपको उसकी ज्यादा समझ आएगी, वो जरा डिस्टिंग्विश करना आपके लिए इजी हो जाए। तो ठीक। फिलहाल तो अभी इसको इस तरह का। तो अब मैं नैब लिंक्स के ऊपर, अब मैं जो यूएल है उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करने लगा। तो नैब लिंक्स, मैं बॉडी को ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डिस्प्ले, इसके ऊपर भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो सा मैं इसको एक रो के अंदर लेके आना है मैंने इसको। तो इसके ऊपर भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया, और लिस्ट स्टाइल को भी नन कर देना, क्योंकि वो जो बुलेट्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये अब जो सा है वो मेरे अलाइन हो गए एक लाइन के अंदर। किसी ने हैंड रेस किया कि आवाज़ कम सी? ठीक, अच्छा। तो ये मेरा जो इसके ऊपर थी स्टाइलिंग मैंने वो कर ली। अब इंडिविजुअल जो सी मेरी हर लिस्ट आइटम थी उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो मैं नैव लिंक्स के अंदर जो एल नहीं है उनके ऊपर जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उनमें एक तो ये है कि मैं हर एक के अंदर कुछ स्पेसिंग ऐड करनी है। तो पैडिंग ऐड कर दिया मैंने, तो इससे ये हुआ कि तो जी स्पेसिंग ऐड होगी अब हर एक के अंदर। पैडिंग में मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो सा है नैब लिंक, जो इंडिविजुअल मेरा एक था लिंक था, उसको हमें स्टाइल करना है नैब लिंक के थ्रू। तो नैब लिंक पे सबसे पहले तो मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, ताकि वो अंडरलाइन जो सी है वो रिमूव हो जाए। इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बोल्ड हो जाएगी। उसके अलावा जो इसका कलर है वो होगा मेरा जो सा सेकेंडरी कलर है, उसको मैं यूज़ करूँगा। तो ये वेरिएबल्स को यूज़ करने का सिंटेक्स है कि आप वर्ड लिखते हैं, उसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जो वेरिएबल का नाम है आप वो लिखते हैं। तो सेकेंडरी कलर मेरा जो है वो ब्लैक था, तो इधर मैं सेकेंडरी कलर को यूज कर रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा ये। तो अब इसको देख लेते हैं कि स्टाइलिंग, तो अब कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। इसका फॉन्ट साइज मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। इसमें मैं देख लूँ कि इसमें मैंने कौन सा फॉन्ट साइज अप्लाई किया था इस पर।
ये मेरा ख्याल है कि 16 पिक्सल ही है, और इसके अंदर फॉन्ट वेट इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं, शायद अभी के लिए शो हो रहा है। चल, तो ये मेरा इसके जो लिंक्स थी उनकी स्टाइलिंग आ गई। अब एक मसला ये आ रहा था कि ये जो सा लिंक्स है ना, ये थोड़ी मतलब वर्टिकली अलाइन नहीं है, सेंटर के अंदर अलाइन नहीं है। तो इनको अलाइन करने के लिए वो जो फ्लेक्स बॉक्स का जो कंटेनर था, यानी कि इनको अलाइन करना है, बिल्कुल इसके सामने अलाइन करना है। तो जो कंटेनर था उसके अंदर, ये जो मेरा नैव का कंटेनर था, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लाइन आइटम्स सेंटर। ये अब थोड़ा सा वर्टिकली अलाइन हो गया। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये मैं चाहता हूँ कि जो भी लिंक हो ना वो हमेशा अपर केस के अंदर हो। तो अपर केस में इसको मतलब के करने के लिए, कंपलसरी बनाने के लिए कि जब भी नैव लिंक कोई टाइप करे तो वो अपर केस में डिस्प्ले हो। तो मैं नैव लिंक के अंदर ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। इससे ये होगा कि HTML को चेंज किए बगैर जो मेरे थे लिंक्स थे वो चेंज हो गए, अपर केस के अंदर चेंज होंगे। तो ये आ गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी ये थी कि जब हवर करूं मैं इसके ऊपर, तो इसका जो कलर है वो मेरा प्राइमरी कलर बन जाए, यानी कि नैव लिंक के ऊपर जब भी मैं हवर करूं तो जो प्राइमरी कलर है वो आ जाए। कलर जो सा मैं यूज करूंगा प्राइमरी कलर से होगा ये कि मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो इसका कलर जो सा वो प्राइमरी कलर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना अजीब लगता है कि इसके ऊपर हवर किया और साथ ही ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब विजुअली बेहतर बनाने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होती है बेसिकली फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर। तो मैं जब नैव लिंक के ऊपर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, मैं कहता हूँ ट्रांजिशन कलर के ऊपर जब भी ट्रांजिशन हो तो जो ट्रांजिशन है वो टाइम ले 0.3 सेकेंड्स में ट्रांजिशन हो, और ये इसको कहते हैं टाइमिंग फंक्शन। तो मैं इसके लिए टाइमिंग फंक्शन यूज कर लेता हूँ ईज इन आउट। तो इसके अलावा लीनियर होता है, ईज इन होता है, ईज आउट होता है, इस तरह के होते हैं। तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं कि हर में क्या फर्क है। मैं इसके ऊपर थोड़ा करता हूँ तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल स्मूथ सी ट्रांजिशन हो रही है, ब्लैक से जो सा कलर है बिल्कुल स्मूथली चेंज हो रहा है। ये चीज थी। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो मेरा पेज जिस वक्त जिस पेज पे हूँ ना, वो तो उसका बाय डिफॉल्ट जो सा कलर होता है वो पहले से ही ना वो है, क्या नाम है इसको बोलेंगे, कि वो पहले से ही जो मेरा प्राइमरी कलर है उस पर सेट होता है। स्केल्स में जाऊंगा तो स्केल्स जो है उसका कलर प्राइमरी पे सेट होता है। तो उसको करने का तरीका ये है कि मैं इधर करता हूँ नैव लिंक डॉट एक्टिव। अब डॉट एक्टिव लगाने का क्या मतलब है कि हर उस नैव लिंक के ऊपर कलर जो है वो प्राइमरी कलर अप्लाई कर दो जिसके ऊपर एक्टिव की क्लास भी मौजूद है। तो इधर अभी तो मैं जब करूंगा, इधर आता हूं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि होम अभी उसी का उसी तरह है। तो इधर जब मैं आके index.html में अपने होम वाले लिंक के ऊपर क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर एक और क्लास ऐड कर देता हूँ ना, एक्टिव। तो अभी इससे आपको जो स्टाइल था वो अप्लाई हो गया। तो ये हुआ ये है कि जितने भी नैव लिंक है जिसके ऊपर एक्टिव की क्लास भी मौजूद है अप्लाई कर दो। और कॉमा लगा के मैंने मतलब ये किया कि बजाय कि मैं इसको अलहदा करता, यानी एक ही चीज को दोबारा राइट करता, मैंने कॉमा लगा दिया, यानी कि जब हवर भी हो तो कलर चेंज हो जाए, और जब अगर नैव लिंक एक्टिव हो तो फिर भी हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये था, मैंने इसके ऊपर एक्टिव की क्लास अप्लाई कर दी तो उसने उसका कलर चेंज कर दिया। तो ये कलर आ गया। उसके बाद ये ना नीचे आपको ये शो हो रहा होगा हल्का सा शेडो है, इस नैव के नीचे ना हल्का सा शेडो शो हो रहा होगा। तो ये शेडो किस तरह ऐड करते हैं, उसके लिए CSS की प्रॉपर्टी है। मैं अपने नैव पे जाऊंगा, नैव के ऊपर ये अप्लाई करना है क्योंकि, तो मैं बॉक्स, उसके लिए प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो,
उसके बाद हमारा आता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ये भी मैं बताता हूँ हॉरिजॉन्टल ऑफसेट क्या है। फिर उसके बाद आता है वर्टिकल ऑफसेट। फिर आता है ब्लर। ये जो कलर है इसको कितना ब्लर करना है, 10 पिक्सल में कहता हूँ इसको ब्लर कर दे। और जो तो अब इससे जो सा ये हल्का सा जो शेडो है ये ऐड हो गया। ऑफसेट होता है बेसिकली आपका जो आपको पहले बोला था कि हर HTML एलिमेंट एक बॉक्स है। तो आपका जो HTML एलिमेंट है उसके हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का मतलब होगा उसके जो राइट से उसको कितना आगे उसको शो करना है, उससे ऑफसेट मतलब उससे रिलेटिव आपने कितना आगे करके शेडो शो करना है। और वर्टिकल ऑफसेट से मतलब है उसके बॉटम से कितना रिलेटिव करके आपने जो शेडो है उसको शो करना है। तो ये जो सी प्रॉपर्टी थी ये थी बॉक्स शेडो और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर कितना करना है, ये कलर कितना ब्लर होना चाहिए। इसको ब्लर को मैं अगर 0 कर देता हूँ तो ये हट ही गया। मतलब कि इसका क्योंकि मैंने ऑफसेट भी कोई नहीं प्रोवाइड किया था तो वो ब्लर हुआ थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, यानी कि अप्लाई हो गया, थोड़ा लाइटर शेड में आ रहा है और ब्लर हुआ हुआ आपको लग रहा है। अब जो कलर है वो सेम उसी फॉर्म में नजर नहीं आता। तो ये जो सी थी हमारी नैव बार ये होगी मुकम्मल। इसमें कुछ चीज नैव बार में यही कुछ था। उसके बाद अब हम आएंगे उसके ऊपर ये तो सी नैव बार है। ये तो अब आपके हर पेज के ऊपर यूज होगी। तो इसको अभी मतलब ये वाला कोड तो अब हमारा सेम ही रहेगा। अब जो चेंजिंग आने लगी है वो इस कंटेंट के ऊपर आने लगी है, ये जो कंटेंट है इसके ऊपर आने लगी करना है। तो अब मैं एक और सिमेंटिक एलिमेंट यूज करना चाह रहा हूँ मेन का। तो मेन के एलिमेंट को यूज करने के लिए तो मैं इधर आता हूँ और इधर लिखता हूँ मेन। मेन मेरा एक नया एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट बेसिकली आपके स्क्रीन रीडर को बताएगा कि इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो इस साइट का, इस पेज का मेन कंटेंट है। ये नाम ही खुद बता रहा है कि ये इस साइट का मेन कंटेंट है। और कोड रीडेबिलिटी भी सिंक हो जाती है कि कोई बंदा आपकी साइट सर आपकी पे आता है और आप उसको बताना चाह रहे हैं, उसको ये कंटिन्यू एज्यूम करेगा कि इसके अंदर जो आपका साइट का सर मेन आवाज अप्लाई कट कर रही थी, लेता हूँ। मिस हो गया सारा। सबके साथ ये हो रहा है? जी सर। इतना मिस हो गया? मिस सर ये क्या लास्ट हुआ पॉइंट है ही ये मिस, पूछो। लास्ट पॉइंट मिस हुआ। सर वो मेन वाला जासिम मेन का बता ये दो मेन सर, वाला? मेन से मिस हो गया। यस सर। हाँ ठीक है। मेन जो सा होता है वो दोबारा से जिस तरह नैव एक जी सर। सिमेंटिक एलिमेंट था उसी तरह मेन भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है जो आपके कोड रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है और जो आपके टेक्स्ट टू स्पीच होते हैं, रीडर होते हैं, उनको फैसिलिटेट करता है डिस्टिंग्विश करने में मेन कंटेंट को। अब मेन जो सा टैग होगा उसके अंदर आपका जो साइट का मेन कंटेंट है वो बेसिकली वो आ रहा होगा। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि जो सा है ये जितना भी पोर्शन है ये इसके अलाइंड है। इसको भी मैंने कंटेनर की क्लास दी हुई थी तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा मतलब कि पुश हुआ हुआ है लेफ्ट की तरफ। तो इसको भी मैं चाहता हूँ ये सेम टू सेम इसकी अलाइनमेंट में आए। तो मैं इसको क्या है इसको भी कंटेनर की क्लास दे देता हूँ। अब ये तो थी कॉमन स्टाइलिंग जो सी थी ना हर पेज के लिए, वो तो मैंने कॉमन डॉट CSS में कर ली। लेकिन जो सिर्फ इसके रिलेटेड है ना इंडेक्स डॉट HTML के, तो ये जो मेन और क्लास कंटेनर है ये जो सा है मेरा इसके रिलेटेड है, कंटेनर की क्लास के रिलेटेड नहीं, इंडेक्स डॉट HTML के रिलेटेड है। तो जो इसकी स्टाइलिंग है वो मैं कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट CSS के अंदर। और इंडेक्स डॉट CSS के अंदर इसके बाद आपको मैं एक और चीज बताऊंगा। CSS की होती है हमारी
CSS का फ्लो। तो मैं इस फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। अच्छा, आपने ये इसका ध्यान रखना है कि जो आपकी दूसरी फाइल्स होंगी ना, जो कॉमन डॉट CSS के बाद आ रही हैं, यानी कि जो कॉमन स्टाइलिंग से हट के हैं, जो स्पेसिफिक हैं, उनको आप कॉमन डॉट CSS के नीचे लिखें। क्योंकि जो CSS है ना, उसका फ्लो होता है टॉप टू बॉटम। CSS का भी और HTML का भी, उसका फ्लो होता है टॉप टू बॉटम। ये आएगा, टॉप से स्टार्ट होगा और देखेगा कॉमन डॉट CSS, तो कॉमन डॉट CSS में जो सी स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई कर देगा। अच्छा, अब इसके बाद आके अगर आप अपनी नीचे किधर कहीं पे आके स्टाइलिंग को ओवरराइट कर देते हैं, कुछ स्टाइल जो आपके कॉमन डॉट CSS में अप्लाई होते हैं, आप उनको ओवरराइट कर देते हैं, तो वो अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो अफेक्ट होगी। CSS में इंडेक्स डॉट CSS इंक्लूड करवा लेता हूँ। अब कुछ स्टाइलिंग में ना इसके ये भी इंडेक्स डॉट CSS के भी मैं कह रहा हूँ कि मेन डॉट कंटेनर यानी कि क्लास अप्लाई हुई है, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सी स्टाइलिंग ऐड कर दें। तो इसको मैं एक डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो सा मैं अपना कंटेंट है इसको जरा एक रो की शक्ल में, ये मेरा एक अलहदा से बॉक्स होगा और ये मेरा अलहदा से एलिमेंट होगा, बॉक्स जो भी आप उसको। उसके अलावा मैं मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा पुश डाउन हो जाए नीचे की तरफ कंटेंट जो सा। तो अब इसके अंदर हम आते हैं, HTML अपना ऐड कर लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मैं डॉट टेक्स्ट आगे कंटेनर करके एंटर करता तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है डिव और उसके ऊपर क्लास अप्लाई कर देता है टेक्स्ट कंटेनर की। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड की बाय डिफॉल्ट एक एक्सटेंशन है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इस टेक्स्ट कंटेनर के अंदर जो सा है मेरा आना था H1 आना था, जिसके अंदर H1 है, जिसके अंदर मैं अपना ये वाला कंटेंट लिखूंगा, ये जो सा था, हाय आई एम मोहम्मद एजाज अहमद वेब डेवलपर। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी कंटेंट को H1 के अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा। अच्छा, तो अब इस वक्त जो सा है इसकी जो स्टाइलिंग है वो जो सिंपल उसकी H1 की डिफॉल्ट वाली स्टाइलिंग थी वही अप्लाई हो रही है। तो मैंने अब इससे हट के जरा स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो वो उसको ऐड करते हैं। तो मैं इंडेक्स डॉट CSS में आके टेक्स्ट कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट कंटेनर के ऊपर अब मैं कुछ स्टाइलिंग को अप्लाई करूंगा। तो टेक्स्ट कंटेनर को सबसे पहले मैं विड्थ दे रहा हूँ 50%, यानी कि ये जो सा है इस वेबसाइट में जो ये टेक्स्ट वाला कंटेनर जो सा है इसको 50% ये ले रहा है और 50% ये जो इमेज है ये ले रही है। तो मैंने 50% किया, तो अभी आपको मैं इधर से ये भी डिस्प्ले करवा के इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि अब इसकी जो सी विड्थ है टेक्स्ट कंटेनर की वो अब कम हो गई है। पहले ये 100% था, मैंने इसको कम करके 50% कर दिया। तो ये हो गया। इसके अलावा मैं इसके ऊपर कुछ पैडिंग भी ऐड करूंगा, पैडिंग बॉटम। ये आ गया। इसके बाद जो सा मेरा टेक्स्ट कंटेनर है इसके अंदर जो H1 है उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा। फॉन्ट साइज में इसको देता हूँ 69 पिक्सल्स। ये मैंने पहले से ही इसको मतलब मेरे पास लिखे हुए हैं, तो आप ये ना समझिएगा कि मैं तुक्के लगा रहा हूँ। तो ये पहले से मैंने देख लिए हुए हैं सारे कि कौन सा अप्रोप्रिएट रहेंगे। इधर मैं पिक्सल्स यूज करने के बजाय रिलेटिव यूनिट यूज कर रहा हूँ। एम होता है बेसिकली आपके रिलेटिव होता है, फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता है। 0.6% ऑफ 69 जो है वो मेरा मार्जिन बॉटम हो जाएगा जी। तो मार्जिन बॉटम मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। तो अब इसको देखते हैं कि अब क्या हाल है। तो अब ये जो सा टेक्स्ट है अब इस तरह शो हो रहा है। तो इधर था ये जो पहला वाला टेक्स्ट था ये एक लाइन पे था, उसके बाद एजाज अहमद दूसरी लाइन पे और वेब डेवलपर तीसरी लाइन पे था। तो इसके लिए हम इसको सिंपली जो है BR के टैग्स को यूज कर लेते हैं। IM के बाद एक BR ऐड कर लेते हैं, एजाज अहमद के बाद एक BR ऐड कर लेते हैं। तो
अब ये इसकी जो सी है वो हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो सा था ना ये वाला पोर्शन, इसका मैंने कलर जो सा अपना प्राइमरी कलर रखा हुआ है। तो इसको रखने का तरीका ये है, एक एलिमेंट होता है हमारे पास स्पैन। स्पैन होता है एक इनलाइन एलिमेंट है जिसकी अपने से कोई स्टाइलिंग नहीं होती। मैं इधर लिखता हूँ स्पैन, कुछ स्पेसिफिक मैं स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो इस H1 से हट के हो, H1 की स्टाइलिंग से थोड़ा सा हट के हो। वो स्टाइलिंग मैंने अप्लाई करनी है, तो वो मैं जिस कंटेंट पे मैंने अप्लाई करनी है ना, उस कंटेंट को मैं रैप कर दूंगा स्पैन के अंदर। अभी तो कोई क्लास ने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया, तो हमारे पास जो है वो उसी का उसी तरह। तो मैं अपने पास एक क्लास कॉमन के अंदर एक डिक्लेयर कर लेता हूँ इधर करके, प्राइमरी कलर में क्लास रख लेता हूँ। ये क्लास में जिधर मर्जी यूज करूंगा ना, मैं उस पर चाहता हूँ कि उस एलिमेंट के ऊपर जो कलर है वो अप्लाई हो जाए। मेरा जो प्राइमरी कलर चल रहा है इस वक्त, वो मैं मेरा इस जिस भी एलिमेंट पे मैं क्लास यूज करूँ उस पर ये अप्लाई हो जाए। तो अभी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, अभी तक वही है। तो मैं स्पैन के ऊपर ना ये प्राइमरी कलर की क्लास अप्लाई कर लेता हूँ। प्राइमरी कलर, ये मैंने जब स्पैन के ऊपर एक क्लास अप्लाई की, तो आप जो सा आप देख सकते हैं कि जो सा है कंटेंट है जो स्पैन के अंदर आ रहा था उसका कलर हो गया मेरा जो प्राइमरी कलर है उसके तरफ ये आ गया हमारा। और कोमा में बात कर लेते हैं इससे। ये मेरा टेक्स्ट हो गया। उसके बाद की जो बटन है इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी। बटन बेसिकली मेरा लिंक है जो जिसको मैं प्रेस करता हूँ तो जो मुझे कंटेंट डॉट HTML पे ले जाता है। तो इसको मैं इस बटन को अब स्टाइल करना है, तो कॉमन में आता हूँ। अब मैं अपने साइट के जितने भी बटन्स हैं उनको इसी तरह की स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। तो ये जो मैं स्टाइल्स हैं इनको मैं लिखूंगा कॉमन के अंदर। तो मैं कहता हूँ हर उस एलिमेंट के ऊपर ये इस तरह की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए जिसको मैं क्लास दूँ BTN। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक जब आप आगे प्रोग्रेस करेंगे तो बूटस्ट्रैप है CSS की लाइब्रेरी, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको ना वो पहले से प्री रिटन आपको ना क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। वो उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह ही होता है कि आप सिंपल क्लास अप्लाई कर देते हैं और वो आपकी स्टाइलिंग को हैंडल कर लेता है। तो इधर आके .ptn मैंने लगाया। अब इसके अंदर जो स्टाइलिंग मैंने करनी थी वो ये थी कि मैं कलर इसको वाइट दूँ। अच्छा, पहले तो इसको HTML में ऐड कर लेते हैं। तो HTML में मैंने इसको ऐड किया। इसका जो लिंक था वो contact.html था और इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो था contact। तो इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ। इस क्लास है क्लास BTN की क्लास। अभी तो फिलहाल टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने उसको वाइट कलर दिया हुआ था। तो कमेंट और CSS में आया, इसके ऊपर मैं पैडिंग अप्लाई करूँगा 10 पिक्सल टॉप बॉटम पे और 20 पिक्सल राइट पे। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वही वाली प्रॉपर्टी दोबारा से कि हर BTN के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो अपर केस में ही होना चाहिए। तो उसको मैंने इंश्योर करने के लिए इधर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। इसके अलावा वो एक और भी होती है, वो होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। उसमें आप अगर लोअर केस इंश्योर करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो प्राइमरी कलर था, तो मैं इसके ऊपर प्राइमरी कलर अप्लाई कर लेता हूँ। फिर फॉन्ट वेट आ रहा है मेरा 500। उसके बाद ट्रांजिशन है, उसको बैकग्राउंड कलर 0. ये बेसिकली होगा जब मैं हवर करूँगा तो उसके चेंज करने के लिए। तो अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो ये आ गई। अच्छा, अब इसमें आपको अंडरलाइन शो हो रहा होगा। तो बटन जो सा मैं हो सकता है इसको किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करूं, यानी कि वो इनपुट टाइप सबमिट पे भी अप्लाई कर सकता हूं इसको। तो बेसिकली जो इनपुट
टाइप सबमिट है उसके ऊपर उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसमें तो जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन होती है, पहले से ही नन होती है, उसके अंदर कोई अंडरलाइन नहीं आती। तो मुझे इसको इधर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ किसी भी एंकर टैग के ऊपर, किसी भी ए टैग के ऊपर अगर बीटीएन की क्लास अप्लाई हुई है तो उसके ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन जो सी है उसको नन कर दिया जाए। तो इधर से जो सा टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। अब इसके बाद इसको इधर मैं हवर करता हूँ जब, तो ये थोड़ा सा कलर चेंज होता है। होपफुली मेरा हाल में ही आपको डिस्टिंग्विश इतना नहीं हो रहा होगा, कलर थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है। तो ये जो कलर है मैं इसको भी अप्लाई करता हूँ। तो इधर मैं आऊँगा डॉट बीटीएन हवर। हवर करने पे क्या करना है, ये जो मेरा प्राइमरी हवर कलर है ये वाला वेरिएबल मैं अप्लाई कर दूंगी, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है प्राइमरी हवर कलर, इसको अप्लाई कर दूंगी। तो लोगो वगैरह को बटन बना सकते हैं, किसी लोगो वगैरह को बटन, यानी कि जिस तरह ये अभी है इस तरह कह रहे हैं, कोई लोगो हो इसके अंदर। तो उसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप उसके क्या नाम है ए के टैग के अंदर आप वो लोगो ऐड कर दें। तो बेसिकली मैंने आपको ये करके भी दिखाया था शायद पहले इवेंट के अंदर के ए के टैग के अंदर मैंने इमेज ऐड की थी। इमेज के अंदर मैंने गूगल का लोगो ऐड किया हुआ था, और जब मैं गूगल के लोगो पे क्लिक करता था तो मुझे वो google.com पे ले जाता। तो बेसिकली तो अब इस पे जो से वो स्टाइलिंग आ गई है कि जब मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो इसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। ये था मेरा ये वाला पोर्शन आ गया। अब ये जो सी इमेज है ये मैंने ऐड करनी है ये तो इसके लिए इस बार जो सा मैं वो CSS की क्या नाम है HTML एलिमेंट इमेज वाला यूज नहीं कर रहा, मैं CSS के थ्रू इमेज ऐड करना। लास्ट टाइम मैंने नहीं करवाया था, तो मैं बताऊंगा कि आप किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड पे इमेज किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर मैं आके डिव बना लेता हूँ साइड इमेज। इसके अंदर मैं कोई कंटेंट नहीं लिखूंगा, मैं इमेज जो है वो हैंडल करूंगा उसके अंदर CSS के अंदर। इसकी भी विड्थ जो सी है वो 50% हो जाएगी। 50% इसको टेक्स्ट कंटेनर को दे दी, 50% इसको दे दी, तो 100% हमारा वो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब मैंने बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, तो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। इसके बाद मैंने इसको URL देना है कि इमेज पड़ी किधर हुई है। तो अगर मैं इस तरह करता हूँ ना img/ मेरी इमेज का नाम था वेब डेवलपमेंट, ये बेसिकली मैं चाह रहा था इस अभी आपको कि अभी ये इमेज डिस्प्ले नहीं हुई। उसका मसला ये है कि अभी मैं किस फोल्डर में हूँ, मैं हूँ CSS के फोल्डर में। तो जब मैंने किया ना img/, तो वो देख रहा है कि CSS के फोल्डर के अंदर कोई img का फोल्डर है तो नहीं है, तो बेसिकली उसको ये इमेज नहीं मिल सकती। इमेज किधर, इमेज का फोल्डर किधर है, रूट फोल्डर के अंदर। CSS के जो रूट फोल्डर है उसमें है। तो इधर इमेज में जाने के लिए, इमेज के फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं करूंगा ./। डॉट का मतलब है बैकवर्ड जाऊं, एक स्टेप पीछे जाऊं, इस डायरेक्टरी से एक स्टेप बाहर आऊं। तो इससे बाहर आया, इमेज के फोल्डर में गया और उससे web-development.png मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब जो सी है, जो पिक्चर्स था ना, पिक्चर थी उसका जो साइज था वो काफी बड़ा था। तो इसको करने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि जितना भी साइज मिल रहा हो ना मुझे, मैं उसके हिसाब से अपने इमेज के साइज को भी मैनेज कर लूँ। अभी जो पिक्चर का साइज था वो मेरा ख्याल है 900 पिक्सल बाय 900 पिक्सल का था। तो इस वक्त तो ये 50% विड्थ है इस कंटेनर की, तो इसके ऊपर 900 पिक्सल्स तो नहीं आ सकती, क्योंकि इतना तो इस पूरे जो पेरेंट है जिसके ऊपर ये बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना चाहूँ उसका साइज नहीं है। तो इमेज को स्क्वीज करने के लिए कि वो अपने पेरेंट के अंदर सही से आ जाए, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज
कंटेन, उसको प्रॉपर्टी देते हैं, वैल्यू देते हैं कंटेन। इससे ये हुआ है कि वैल्यू तो उसके अंदर आ गई है, लेकिन ना अब इमेज चूंकि मैंने अब उसका साइज डिक्रीज कर दिया ना, तो उसने जो अवेलेबल स्पेस थी उसको कवर करने के लिए एक और इमेज ऐड कर दी, सेम वही इमेज ऐड कर दी बैकग्राउंड के अंदर। तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ कि ये इमेज रिपीट ना हो। तो रिपीट को रोकने के लिए हमारे पास जो सी प्रॉपर्टी आती है वो है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। मैं कहता हूँ कि नो रिपीट। अब जो सा है वो जो रेपिटेशन हो रही थी वो रिमूव हो गई है, लेकिन अभी भी एक फर्क ये है कि जो इमेज है ये अभी जो सा अपने कंटेनर के सेंटर में है, लेकिन ये वाली इमेज जो सी है ये सेंटर में नहीं है। कंटेनर आपको क्लियर नजर आ रहा हो, ये जो सा इमेज है ये अपने जो साइड इमेज जो सा कंटेनर है, जो एलिमेंट है उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब हुआ ये है कि जो सी मेरे इमेज थी वो वर्टिकली भी सेंटर में हो गया और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो गई है। तो बैकग्राउंड पोजीशन बेसिकली ये कर रही है कि आपका जो सा बैकग्राउंड इमेज है उसको सेंटर में अलाइन कर रही है। इसके अलावा आप उसको और भी कुछ वैल्यूज दे सकते हैं, तो आप उसको WC स्कूल पर जाकर उसकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज उनको टेस्ट आउट करें। तो बेसिकली CSS के थ्रू आपने अगर अपने बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है तो उसको ऐड करने के लिए जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं वो होती है हमारी बैकग्राउंड इमेज की, और आपने उसको URL देना है। URL बेसिकली जो आपकी इमेज जिधर पड़ी हुई है आपने वो आपका URL होता है। तो ये मेरा जो सी थी मेन पेज index.html पेज था, ये कवर हो गया। अब इसके बाद जो अगला पेज में आ रहा हूँ उस पर है स्किल्स पे आ रहे हैं। तो अब मैं इस पे भी स्किल्स पे चला जाता हूँ। स्किल्स अभी एम्प्टी है, तो अभी इसमें कर रहा हूँ ये हूँ कि मैं यही वाला कोड उठाता हूँ index.html का और स्किल्स में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है हमारा कोड है वो रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमें सिर्फ नैव चाहिए, नैव क्योंकि हर पेज पे अप्लाई हो रही है तो नैव चाहिए। और इधर मैं index.css की बजाय जो हमारी skills.css थी वो कर देता हूँ। तो इधर आके मैं टाइटल भी चेंज कर लेता हूँ इसका, कि स्किल इधर मैं कर लेता हूँ स्किल्स, क्योंकि मेरा पेज स्किल्स के रिलेटेड है। तो ये यानी कि जो नैव है वो अप्लाई अब अप्लाई हो गया और ये भी चेंज हो गया। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी भी जो एक्टिव है वो इसी पे है, होम पे है। वो उसकी वजह ये है कि अभी भी जो एक्टिव की क्लास अप्लाई हुई है वो इस होम के लिंक पे ही अप्लाई हुई है। तो मैंने इसको चेंज करना है स्किल्स पे, तो मैं इसको एक्टिव को इधर से हटाऊंगा और जो स्किल्स वाला टैग था उसके ऊपर एक्टिव को अप्लाई कर दूंगा। अब जो सा मेरा एक्टिव लिंक है यानी कि एक्टिव पेज है उसका जो चेंज हो गया वो अब स्किल्स के ऊपर वो आ गया। इसके बाद अब हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है इसके ऊपर। अब इसके अंदर जो सा हमारा बेसिकली आ रहा है ये एक क्या नाम है, ये हेडिंग है ऊपर, जो मेरा कंटेंट है उसको थोड़ा से एक्सप्लेन करे। हेडिंग है, स्किल्स की हेडिंग है, उसके नीचे छोटी सी लाइन है। तो ये वाली जो चीज़ है ना मैं इसे contact.me पे भी यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट के नीचे भी हल्की सी लाइन है, छोटी सी लाइन है। तो ये चीज़ जो है ना इसको मैं कमेंट और CSS के अंदर इस स्टाइलिंग को करूँगा ताकि मैं इसको कॉन्टैक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकूँ। तो अब मैं इसके पहले तो HTML पे आते हैं, नैव हो गया। अब तो हमारा था इधर आना है हमने स्किल्स पे, स्किल्स डॉट, अच्छा तो आवाज़ का तो नहीं मसला आ रहा? नो सर। ठीक है। मैं दोबारा से अपना मेन का टैग ही यूज करता हूँ, उसको ना क्लास दे देता हूँ कंटेनर। इसके बाद पहले मैं अपना CSS को HTML को ऐड कर लेती हूँ। तो इससे पहले चलें पहले HTML ही ऐड कर लेते हैं।
आपका आ गया ये जो हेडर है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं एक डिव के अंदर कंटेन करूंगा अंडरलाइंड हेडर, यानी कि ये जो अंडरलाइंड हेडिंग कर लेते हैं, थोड़ा नाम दे अंडरलाइंड हेडिंग, यानी कि जो हेडिंग है ना ये अंडरलाइंड है इसके, तो इसको जरा मैंने एक नाम दे दिया जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है उसके अंदर। इसके अंदर मैं कर लेता हूँ अंडरलाइंड हेडिंग, जो आपका कंटेंट है वो ऐड कर लेता हूँ। एक और डिव ऐड कर ली उसके अंदर, ये कंटेंट है। अब जो हमारा है स्केल्स है, स्केल्स का टेक्स्ट है वो H1 के अंदर आएगा, और जो सी हमारी लाइन है उसके लिए मैं एक अलग से डिव नीचे ऐड कर देता हूँ और उसको क्लास दे देता हूँ लाइन, ये इसको। तो अभी जो मैं हूँ इसको क्लोज करता हूँ। तो जो स्टाइलिंग है मेरी इसके लिए skills.css, मैं अब उस पर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो ये कंटेनर है ना, दोबारा से जो सा मैं कुछ स्पेसिफिक ऐड करना चाह रहा हूँ स्टाइलिंग, जो इस मेन कंटेन ऐसे मेन एलिमेंट पे अप्लाई हो जिसके ऊपर कंटेनर की क्लास लगी हुई है। तो मेन डॉट कंटेनर करके, तो अब एक नई चीज आपको बताऊंगा इसमें, वो है उसको बोलते हैं मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ क्या होती है? तो इधर मैं आके पहले तो मार्जिन कुछ ऐड कर लेता हूँ टॉप पे। इधर मैं यूज कर रहा हूँ व्यू हाइट। व्यू हाइट होता है आपका रिलेटिव टू व्यू पोर्ट की जो हाइट है उसके रिलेटिव होती है। तो अभी मैं इसको भी थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। तो इसको मार्जिन दे देते, मार्जिन मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ इधर इसको मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल्स। इसके जो कंटेनर की मैक्सिमम विड्थ है ना, ये इस कंटेनर अब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो मेन का एलिमेंट था ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, इसकी जो डिफॉल्ट विड्थ होती है वो 100 पिक्सल्स 100% होती है। तो इसको मैंने कम करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ इस पे अप्लाई हो 500 पिक्सल। इससे होगा ये कि मेरी जो मेन की जो विड्थ है वो 500 से एक्सीड नहीं करेगी। इससे कम हो सकती है, 500 से कम हो सकती है, लेकिन इससे एक्सीड नहीं करेगी। यानी मैंने इसके ऊपर एक अपर बाउंड सा लगा दिया कि जो कंटेनर की विड्थ है वो 500 से एक्सीड ना करे। कम होने, अगर स्पेस कम पड़ रही है तो आप इसको मतलब कम कर सकते हैं इसकी स्पेस को, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं करना इसको। तो इसको थोड़ा सा करने के लिए अब इधर आ गया मैं इस पे। तो अब इसको मैं शो करवाता हूँ आपको, इधर कर देते हैं। ये जो मेन कंटेनर है ना, इस मेन कंटेनर आप देख रहे होंगे कि आप ये ना सेंटर में है और इसकी विड्थ आपको शो हो रही होगी। इधर मैं आता हूँ कंप्यूटेड में, तो इसको विड्थ आपको शो हो रही होगी कि ये अभी 500 पिक्सल्स है। तो लेकिन मैक्स विड्थ को यूज करने का फायदा एक ये है कि अब मैं अपनी स्क्रीन को जब श्रिंक करता हूँ, यानी कि इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, स्क्रीन को छोटा करता हूँ, तो जब मेरा स्क्रीन का साइज 500 से कम हो गया ना, तो अब जो मेरा है ना कंटेनर, उसको अब विड्थ नहीं मिल रही, यानी कि 500 पिक्सल्स की उसको विड्थ नहीं मिल रही। तो मैक्सिमम विड्थ मैंने चूंकि सेट की हुई थी 500 पिक्सल, अब 500 पिक्सल तो उसको नहीं मिल रही, तो मैक्सिमम की बजाय अब आ जाएगा, अब वो करेगा आपका अप्लाई। इधर स्टाइल्स में आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मेन डॉट कंटेनर, इसके ऊपर मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल्स अप्लाई हुई है और इसके ऊपर विड्थ भी अप्लाई हुई है, क्योंकि कंटेनर की क्लास मैंने एक अलहदा से भी तो डिक्लेयर की हुई थी, उस पर अलहदा से भी विड्थ अप्लाई की हुई है 90%। यानी कि जो आपका पेरेंट है उसकी विड्थ का 90% हो जाए कंटेनर की। और इसका जो मार्जिन मैंने इधर मेन डॉट कंटेनर के ऊपर तो नहीं कोई अप्लाई किया, मार्जिन 0 ऑटो, जो कंटेनर की क्लास जो मैंने इधर कॉमन डॉट CSS में बनाई थी उसमें जो स्टाइलिंग थी वो उस पर भी अप्लाई हो गई है। अब हुआ ये है कि जब तक तो 500 पिक्सल्स मेरे पास अवेलेबल थे,
तो कंप्यूटेड में आके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स ही है, लेकिन जैसे ही मेरे पास 500 से कम स्पेस आती है, स्पेस 500 से कम हो जाती है, इस वक्त जो मेरा व्यू पोर्ट है उसकी विड्थ है तकरीबन 400 पिक्सल्स। तो अब 400 पिक्सल्स का जो 90% है ना वो इस कंटेनर के ऊपर अप्लाई हो गया। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको लेआउट करना, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी बेहतर हो जाएगी कि 500 मिलता है तो 500 पिक्सल रहे, उससे थोड़ी कम होती है तो 90% पे शिफ्ट हो जाए। तो जितनी कम करते जाएंगे उस हिसाब से ये आपका कंटेनर आप एडजस्ट होता रहेगा। अब कुछ स्टाइलिंग जो सी है, अब ये मैंने बोला था ये जो अंडरलाइंड हेडिंग है ये मेरी उसके अंदर आ रही है, क्या नाम है अपना, कंटेक्ट डॉट उसमें भी यूज होगी, तो इसको मैं जो इसकी स्टाइलिंग है वो मैं इसमें करूंगा क्या अपना कॉमन डॉट सी एस एस के अंदर। तो कॉमन डॉट सी एस एस में आता हूँ मैं अंडरलाइन। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसका जो कलर होगा वो मेरा प्राइमरी कलर होगा। प्राइमरी कलर इस पे आ गया। अब इसे मैं दिखा देता हूँ कि अब इसका कलर चेंज हो गया, प्राइमरी कलर आ गया। उसके बाद इसके जो अंदर H1 है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अंडरलाइन हेडिंग कंटेंट के अंदर जो H1 है उसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल्स, और इसके ऊपर मैं कुछ लेटर स्पेसिंग भी ऐड करूँगा, थोड़ी सी लेटर्स के अंदर स्पेसिंग आ जाए। लेटर स्पेसिंग मैं 1 पिक्सल्स की ऐड करूँगा, और इसके ऊपर वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी लगा दे कि हमेशा इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारी अपर केस के अंदर होगी, तो ये अपर केस में चेंज होगी। इसके बाद जो मेरी लाइन थी नीचे मैंने लाइन ऐड करनी है, तो लाइन को स्टाइल कर लेते हैं अंडरलाइंड हेडिंग। जो लाइन है डॉट लाइन है, अपने वेब पेज पे किसी पिक को, हाँ जी आप उसको वाटरमार्क की तरह जी बिल्कुल कर सकते हैं आप उसको शो। प्रैक्टिस अच्छा, तो जब मिनिमाइज कर, अच्छा वो मिनिमाइज, क्योंकि मैंने अभी उन पे कुछ इस तरह की स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की हुई जो उसको रिस्पॉन्सिव बनाए, तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहे थे क्योंकि उसके पास इतनी अवेलेबल स्पेस ही नहीं थी। तो इस वजह से श्रिंक करने की वजह से ना, तो वो आपको सही से डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, यानी कि वो इधर चले जाते हैं, यानी ओवरफ्लो हो रही है। आप इसको इस तरह बोलेंगे कि इसको विड्थ नहीं मिल रही थी तो उसने ओवरफ्लो कर दिया। तो ये अभी मैं आपको रिस्पॉन्सिव जो सी HTML है उस पर नहीं आते, वो बिल्कुल सिंपल सा काम है। आप अभी सिंपल से ऐसा इसको प्रैक्टिस कर लें तो आप इसको कर सकते हैं। यार मुझे HTML CSS को प्रैक्टिस करते हुए पता नहीं, मैंने 2 साल तो हो ही गए होंगे, और लर्न मैंने इसको इसी तरह ही किया, सेल्फ मेड ही किया। उसके बाद जो लाइन के ऊपर जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी वो है, मैं चाहता हूँ कि जो लाइन है वो भी सेंटर में है, जिस तरह ये जो हमारी है ये लाइन है ये सेंटर में आ रही है बिल्कुल, ये भी हमारी सेंटर में है। वेट इसको मैं दे देता हूँ ये कि टोटल लेंथ के 60% हो जाइए। हाइट में इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स नहीं, जैसे 4 पिक्सल्स, 40 पिक्सल बहुत ज़्यादा। बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल्स, और इसको बैकग्राउंड कलर इसका मैं दे देता हूँ जो प्राइमरी कलर था मेरा, मैं उसी वही कर लेता हूँ। तो इसको ये हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन भी इसको दे देते हैं, टॉप पे भी इसको थोड़ा सा मार्जिन, टॉप इसको 5 पिक्सल्स कर लेते हैं। तो ये मेरे इस पे अप्लाई होगी। अब जो सा था हमारा मसला ये है कि ये जो सा था ना कंटेंट,
मतलब कि डिव जो सा होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 100 होती है हमारा, यानी कि जो पेरेंट 100% होती है। इसके इस वक्त जब अंडरलाइन हेडिंग है उसकी विड्थ जो सी है वो है 100%। मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरह से मैनेज करूँ कि जो इसके स्किल्स, यानी कि जो स्किल्स है, ये एक टेक्स्ट है, जितनी इसकी विड्थ हो उस हिसाब से ये जो अंडरलाइन हेडिंग है इसकी विड्थ उस हिसाब से हो, ये 100% ना हो। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि अंडरलाइन हेडिंग के ऊपर ही बेसिकली जो अंडरलाइन हेडिंग कंटेंट है उसके ऊपर मैं करूँगा। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि मैं अंडरलाइन हेडिंग हो कंटेंट पे आता हूँ और इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ, और उसको वैल्यू दूंगा मैक्स कंटेंट। अब ये कंटेंट जितना होगा ना, जितना मैक्सिमम कंटेंट होगा उतनी विड्थ हो जाएगी। अदरवाइज यानी कि जो है ना हमारा, अब इसकी विड्थ देखें, ये जो अंडरलाइन हेडिंग कंटेंट था इसकी विड्थ जो सी है वो ये ब्लू बॉक्स में अब आपको शो हो रही होगी। अब इसको थोड़ा सा जितनी स्किल्स जहाँ से एस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एस जहाँ पे एंड हो रहा है, जितनी वो विड्थ थी उतना ही हो गया। और जो नीचे लाइन थी अब उसमें भी उस हिसाब से हो गया, क्योंकि अब पेरेंट की विड्थ जो सी है वो कम हो गई है, तो जो परसेंटेज होती है वो उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेती है। अब अगर स्किल्स की बजाय इधर कोई मैं बड़ा लेटर कर लेता तो ये ऑटोमेटिकली वो मैनेज कर लेगा, ये विड्थ भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी और जो नीचे लाइन भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिस तरह के अभी इधर भी हो रहा है। इधर स्किल जो है वो थोड़े कम लेटर्स थे, कंटेक्ट में आए जिसमें थोड़े ज्यादा थे, तो उसने उस हिसाब से उसको मैनेज कर लिया। इस पे इसको सेंटर करना है, तो सेंटर करने के लिए हमारे पास वही मार्जिन 0 और 8। अब ये मेरा सेंटर के अंदर आ गया। तो अब इसके बाद मैं आऊँगा अपने इसके स्किल्स सेक्शन के ऊपर। तो बेसिकली हमने बनानी तो एक ही है, बाकी उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इधर मैं आता हूँ skills.html में, तो इधर एक डिव क्रिएट करते हैं, नहीं अंडरलाइन हेडिंग के अंदर नहीं, उससे बाहर आके स्किल्स इसको दे देते हैं नाम, या फिर स्किल्स, तो स्किल्स ही दे देते हैं। इसके बाद हर स्किल को, यानी HTML वाला स्किल एक जो सा उसको मैं एक लेदर से डिव के अंदर कवर करूंगा, स्किल आ जाएगा। उसके बाद एक होगी स्किल डिटेल्स। तो स्किल डिटेल्स बेसिकली ये HTML और जो 85% जो सी इस स्किल के रिलेटेड डिटेल है वो है। उसके बाद स्किल डिटेल के अंदर मैं स्पैन यूज कर रहा हूँ, स्पैन, और इसके ऊपर मैं क्लास दे देता हूँ इसको स्किल नेम। स्किल नेम क्या है मेरा, HTML स्किल नेम है। और एक स्पैन में दे देता हूँ स्किल परसेंटेज। परसेंटेज 85% मेरा स्किल लेवल है इस वक्त, तो मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद ये जो बार है इसको करेंगे, एक दो तरह की बार्स हैं। एक तो ये आउटर बार है जो मतलब कि टोटल विड्थ को कवर कर रही है, जितनी विड्थ टोटल विड्थ है उसको कवर कर रही है। और जो एक इनर बार है, इनर बार वो यानी कि 85% हो गया तो उसकी विड्थ 85% रखूंगा, तो अगर 70% है तो उसकी विड्थ 70% रखूंगा। तो डिव्स बना लेता हूँ, स्किल आउटर बार, इसके अंदर स्किल इनर बार। तो अब मैं इस पे इसकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करता हूँ। स्किल्स के ऊपर मैं मार्जिन दूंगा, इसको मार्जिन टॉप इसको दे देते हैं 30 पिक्सल्स। और इसके अलावा हर स्किल के ऊपर भी कुछ मार्जिन, एक तो ये जो कंटेनर है, ये हमारा जो स्किल्स का कंटेनर है उसके ऊपर मार्जिन अप्लाई करने 30 पिक्सल्स का। और एक जो मेरा सिंगल एक स्किल है, सिंगल एक स्किल जो सा उसके ऊपर भी मार्जिन अप्लाई करें, ताकि हर स्किल के दरमियान थोड़ी सी स्किल एलिमेंट के दरमियान थोड़ी सी वो हो जाए स्पेसिंग। मार्जिन टॉप में इसको दे देता हूँ, इसको भी 30 पिक्सल ही कर देते हैं। उसके बाद जो सा स्किल्स डिटेल पे आते हैं,
इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो सा है हमारा वो साइड बाय साइड आ जाए। ये HTML और 85 साइड बाय साइड आ गए। कुछ इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं 18 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट में दे देता हूँ 500 और इसका जो कलर है वो मैं रखूँगा वो मेरा सेकेंडरी कलर जो यानी कि जो ब्लैक है वो कर देता हूँ। वैसे तो ब्लैक मेरा वो भी है, क्या नाम है, डिफॉल्ट कलर वही है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर अगर मैंने सेकेंडरी कलर को भी चेंज करा तो वो भी चेंज होगा। इसके अलावा ये आप बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं तो इनको मैं स्पेस करना चाहता हूँ उनके बीच। जैसे कि HTML एक कॉर्नर पे और 85 एक कॉर्नर पे, तो फ्लेक्स बॉक्स आपको ये बिल्कुल इजी सा काम है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कंटेंट के अंदर स्पेस ऐड कर दो, उनके बिटवीन स्पेस ऐड कर दो। तो इससे हुआ ये कि जितनी विड्थ थी उस हिसाब से इसके बिल्कुल जो सा है शिफ्ट कर दिया। ये स्पैन स्केल नेम इस साइड पे है और स्केल परसेंटेज इस साइड पे है। इसके बाद जो आउटर बार है उसको कर लेते हैं। स्केल आउटर बार मार्जिन इसको देते हैं मार्जिन टॉप, इसका कर लेते हैं इस पे 5 पिक्सेल्स। हाइट इसको देता हूँ, बार की जो हाइट है वो 15 पिक्सल है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है वो है RGB वैल्यू है। अच्छा ये कलर मैंने याद नहीं किए हुए, मेरे पास लिखे पड़े हैं, मैं उनको देख के टाइप कर रहा हूँ। तो आपको भी याद करने की जरूरत नहीं मुझे, या आप इनको एट अ रन टाइम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद जो स्केल इनर बार है इसको मैं कर देता हूँ अभी तो मैं इसको पहले आपको ये शो करवा दूँ कि ये जो आउटर बार थी अब वो डिस्प्ले शो हो गई है आपको, वो डिस्प्ले हो गई है। अब मैं इनर बार करता हूँ, उसकी विड्थ उसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर जो मेरा प्राइमरी कलर है वही मेरा इसमें आ जाए, इसकी भी बैकग्राउंड कलर यही हो जाए। तो ये मेरी इनर बार आ गई। इसकी जो हाइट है वो 100% हो जाए, अपने पेरेंट की हाइट के 100% हो जाए। इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी। ये जो सा आपका इसकी आउटर बार की हाइट 15 पिक्सल है तो ये जो आपकी इनर बार है इसकी हाइट भी 100% हो जाएगी। तो अभी जो सी डिफ की वही बात आ गई, डिफ की जो डिफॉल्ट विड्थ होती है वो होती है 100%। तो 100% नहीं चाहिए मुझे, मैं जो इनर विड्थ है उसको मैं 85% करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपल मैं ये करता हूँ कि मैं इनलाइन CSS यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्केल बार है ये बार बार मैंने चेंज नहीं करनी। ये कोई साल में एक मरतबा मैंने पोर्टफोलियो पे आकर अगर इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो अब जो सा है वो इस आउटर बार का 85% होगी इसकी वेट। एक चीज हम नोटिस कर रहे होंगे कि इस साइड पे आपको बॉर्डर रेडियस तो शो हो रहा है, इसके अंदर इस साइड पे आपको कर्व तो शो हो रहा है, लेकिन इस साइड पे नहीं हो रहा। तो हुआ ये है कि जो आपका इनर बार है वो ओवरफ्लो कर गया आपके कॉर्नर से जो सा आपकी जो इनर बार है वो ओवरफ्लो कर दी है। तो ओवरफ्लो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं सिंपल आगे इधर करता ही हूँ कि ओवरफ्लो इस पे हिडन अप्लाई कर देता हूँ। अगर जो इनर कंटेंट है वो इससे ओवरफ्लो करे तो वो हिडन हो जाए। अब जो कर्व्स थे वो अप्लाई हो गए। तो बेसिकली ये ओवरफ्लो का एक और सिंपल सा यूजेज है जो आप देखेंगे कई जगहों पे कि अगर आपका जो पेरेंट्स है वो एक्सीड कर, क्योंकि बॉर्डर वो जब मैंने उसको 100% हाइट दी है तो वो उसको बॉर्डर को बीच में वो काउंट नहीं कर रहा था, तो उसने 100 जो है वो इसके हिसाब से, ये जो हाइट है इसके हिसाब से कर ली थी। तो जब मैंने उसको ओवरफ्लो हिडन कर दिया तो जो ओवरफ्लो हो रहा था ना, जो मेरा इनर है, इनर बार है वो चाइल्ड है इस पेरेंट का, इस आउटर बार का, तो उसको पेरेंट से जो भी ओवरफ्लो हो रहा था अब वो उसको मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने की वजह से जो एजेस हैं वो शो होना स्टार्ट हो गए। तो अब बेसिकली करना यही था,
बाकियों में भी यही है, मैं सिंपल इनको क्या करूंगा, इनको कॉपी पेस्ट करूंगा। ये मेरा CSS आ जाएगा। CSS तो क्या थोड़ी मुश्किल है, तो इसमें स्किल लेवल ये आ गई CSS। इसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेती हूँ। जावास्क्रिप्ट में 80%। तो हुआ ये है कि अब ये ऐड हो गए मेरे पास, ये स्किल बार ऐड हो गई हैं। एक और भी ऐड कर लेते हैं, Vue.js। Vue.js आप जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, तो इसको मैं इधर सिर्फ करके रहा हूँ कि स्किल परसेंटेज, स्किल नेम जो है उसको चेंज कर रहा हूँ, स्किल परसेंटेज के अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर रहा हूँ, और इधर आके जो परसेंटेज मैंने ऊपर रखी थी वही मैं इधर भी कर देता हूँ। तो बेसिकली बस सिंपल सा काम ये है कि आपने इसको कर दिया। तो ये हमारा स्किल्स जो सा था ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपना लास्ट पेज पे, कंटेक्ट पेज पे आते हैं। कंटेक्ट जो सा है उसका कोड मैं skills.html से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। तो अब इसमें मैं इधर आके कंटेक्ट नहीं कर लेता हूँ, स्पीड तेज करनी होगी, टाइम ज़्यादा हो गया। इधर आके contact.css कर लेता हूँ। मेरा जो नैव है वो तो सेम ही रहेगा। उसके बाद इधर मेन क्लास कंटेनर ही रहेगी, तो इसको जो इसके रिलेटेड स्टाइलिंग है वो अभी मैं करता हूँ। स्किल्स आ गया मेरे पास, और स्किल्स की बजाय इधर मैं कर देता हूँ कंटेक्ट, ये आ गया। और ये जो स्किल्स वाली डिफ थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये अब मेरे किसी काम के नहीं। तो ये मैं आया इस पे, ये मेरा वाला नहीं है। तो अब इसके ऊपर जो मेन डॉट कंटेनर है इस पे कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ इस पे कंटेक्ट और CSS पे, और मेन डॉट कंटेनर, इसको मार्जिन टॉप में दूंगा 5, और उसके बाद इसको दे देते हैं जो मैक्स विड्थ, इसको भी मैं दूंगा कि मैक्सिमम विड्थ इसकी 400 पिक्सल है, लेकिन उससे कम स्पेस जाती है तो वो 90% हो जाए। तो स्पेसिंग इसकी मेरा हाल में थोड़ी सी अच्छा, इसके ऊपर ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, ये बेसिकली जो स्मॉल लेटर्स में जो शो हो रहा है ये यही सही है। इसकी बजाय मैं करता ही हूँ कि मैं उस पर करने के अपर केस की बजाय इसको मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कैपिटलाइज से ये होगा, जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में रहेगा, बाकी स्मॉल हो जाएंगे। और इधर से जो स्केल्स है इसके ऊपर से एक्टिव में हटा देता हूँ, और जो अपना कंटेक्ट है इसके ऊपर ले आते हैं। इधर मैं नैव में आया, और इधर से एक्टिव इधर से हटाई, और मैं जो कंटेक्ट है उस पर ले आऊँगा, इसको ले आऊँगा, इधर मैं कंटेक्ट नहीं कर देता हूँ। ये आ गया मेरा इस पे। अब इसकी जो लाइन है वो मैंने हाल में मैंने ज़्यादा उसके ऊपर मार्जिन अप्लाई कर दिया, तो लाइन जो है उसको 2 पिक्सेल्स कर देते हैं। अब ये जो मेन डॉट कंटेनर था ये आ गया मेरे पास। उसके बाद अब जो स्टाइलिंग है वो है स्किल्स डॉट CSS बंद करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्म है, उसके अंदर लेबल्स हैं, और ये मैंने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है हमारे इसके ऊपर। तो अब इस पे करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल करना ये है, मैंने आऊँगा मैं इधर कंटेक्ट में फॉर्म का एलिमेंट बनाऊंगा। फॉर्म के अंदर मैं एक क्लास देता हूँ इनपुट ग्रुप। मैं हर इनपुट को ग्रुप करूंगा। ये मेरा एक इनपुट ग्रुप है जिसके अंदर एक लेबल आ रहा है, और उसके बाद एक फील्ड आ रही है। तो इधर मैं एक डिव बनाता हूँ इनपुट ग्रुप। उसके बाद मैं लेबल ऐड करता हूँ, लेबल है ये नेम के लिए, और इसको नेम दे देते हैं
इसके बाद अपनी मैं इनपुट करता हूँ। इनपुट की टाइप मेरी डिफॉल्ट टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर आईडी मैं इसको दे देता हूँ नेम, प्लेस होल्डर में दे देता हूँ एंटर। अभी तो वो जो उसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी अभी तो फ़िलहाल वही शो हो रही है। अब मैं कुछ इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा फॉर्म के ऊपर मार्जिन, बल्कि जो इनपुट ग्रुप है उसके ऊपर मार्जिन दे देते हैं ताकि वो जो सा है बाकी टिप्स के ऊपर भी इस तरह ही अप्लाई हो जाए कि कांस्टेंट सा मैं चाहता हूँ कि कांस्टेंट सा मार्जिन अप्लाई हो जाए। तो इनपुट ग्रुप आ गया मेरा। इसको जो सा है ना मैं कंटेक्ट और सीएसएस की बजाय ना कमेंट और सीएसएस में कर रहा हूँ कि ये चार मैं ये रहा हूँ कि किसी वक्त हो सकता है कि मैं ये डिसाइड करूँ कि कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल के अलावा भी अगर मैं कहीं पे कोई इनपुट या फॉर्म वगैरह क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो ये स्टाइलिंग है ना, ये जो अभी मैं कॉन्टैक्ट डॉट सीएसएस पे अप्लाई कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल पे अप्लाई करूँगा, ये हर इनपुट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो उसको करने के लिए मैं इसको कॉन्टैक्ट और सीएसएस में नहीं जा रहा, मैं इसको कमेंट और सीएसएस के अंदर ही करूँगा। तो इनपुट ग्रुप है, इसको मैं मार्जिन की बजाय ना पैडिंग इस पे कर लेता हूँ। पैडिंग भी बेसिकली वही काम करेगी कि कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा पुश डाउन कर देगी। उसके बाद इनपुट ग्रुप के बाद आता है इनपुट, हमारा आता है ग्रुप है जो ये लेबल है ना, इसके अंदर इनपुट ग्रुप के अंदर जो लेबल है इसको कुछ स्टाइल करना चाहिए। लेबल जो सा है वो हमारा था इनलाइन, उसकी डिस्प्ले डिफॉल्ट डिस्प्ले टाइप थी इनलाइन। यही वजह है कि इस वक्त जो सा लेबल है वो इसके सामने शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन में इसको करने का सिंपल सा तरीका मैं ये करता हूँ, बजाय कि मैं इधर आके वो बी आर का टैग यूज करूँ, मैं इधर आके इधर इसकी डिस्प्ले टाइप ब्लॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले टाइप ब्लॉक कर दूंगा। उसके बाद मार्जिन लेबल पे कुछ मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं और लेबल पे भी जो लाइन हाइट है वो मैं उसको 1 कर देता हूँ। इससे थोड़ा सा मेरी जो स्पेसिंग है उसका मसला थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इनपुट डॉट लेबल पे आया। तो अब इससे ये हुआ ये है कि जो से हमारा थोड़ा सा जो हमारी थी इनपुट फील्ड थी वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गई। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा शो, फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन। ओके, तो ये फॉर्म के ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई कर लिया। अब जो सी ये है ना मेरा क्या नाम है इनपुट फील्ड इसको मैं अब करूँगा क्या नाम स्टाइल करूँगा। अच्छा, अब अगर तो मैं सिंपल इनपुट लिख के स्टाइलिंग अप्लाई करना शुरू कर दूंगा ना तो ये हर उस एलिमेंट पे, हर इनपुट एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। हर इनपुट एलिमेंट में आपके पास आता है टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ईमेल आ जाता है, उसके अलावा आपके पास वो जो सा है रेडियो बटन जो सा है वो भी आ जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी जो चेक बॉक्स है वो भी आ जाते हैं। तो उनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ जो रेडियो बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस है ना उनके ऊपर ये स्टाइलिंग जो सी है ये अप्लाई ना हो, सिर्फ जो सी है हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, जैसे कि टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है, इस तरह की चीज़ों पे अप्लाई हो। तो हमारे पास सीएसएस हमारे पास एक सिलेक्टर हमें प्रोवाइड करती है नॉट। नॉट बेसिकली करता ये है कि हर उस इनपुट को सिलेक्ट कर लो जो जिसका ये वाला मैच नहीं करता। अब नोट के अंदर भी हम एक सिलेक्टर देते हैं। सिलेक्टर लास्ट टाइम जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर था मैंने वो बताया था, अब मैं इसको टाइप करके दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। कह क्या रहा है कि हर वो इनपुट एलिमेंट जिसका जो टाइप का एट्रीब्यूट है वो रेडियो ना हो उस पे ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये लाइन क्या कह रही है कि
रेडियो पे ये स्टाइलिंग अप्लाई ना हो, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि चेक बॉक्सेस पे भी ये अप्लाई ना हो। चेक बॉक्स पे भी अप्लाई ना हो। और मैं इसको कहता हूँ कि जो मेरा बटन होता था ना नीचे वो टाइप सबमिट वाला, उस पर भी अप्लाई ना हो। तो ये मैंने इसको बेसिकली चेनिंग कर दी है, जो इसको के ये तीनों उसको देखेगा कि अगर तो टाइप रेडियो भी नहीं है, चेकबॉक्स भी नहीं है, और ना ये है हमारी क्या नाम है इसका, सबमिट भी नहीं है, तो उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो इसके स्टाइलिंग क्या है कि इसकी विड्थ मैं चाहता हूँ कि ये 100% हो जाए। तो अब ये जो विड्थ है अब इसकी 100% हो गई है। उसके बाद मेरा बॉर्डर रेडियस आ जाता है। मैं इसके ऊपर कुछ बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ जो हल्का सा कर्व हो जाए। फिर मेरा बॉर्डर आता है, जो बॉर्डर ये आप लाइट रेड शेड में आप देख, इसमें मैं जो मेरा प्राइमरी कलर है मैं वही इसको अप्लाई कर दूँगा, प्राइमरी कलर। फिर मैं कुछ पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, 10 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स पैडिंग ऐड हो जाए। ट्रांजिशन पे मैं अभी बाद में आता हूँ। और ये हो गया मेरा ये। उसके बाद तो आप ये अब आप देख रहे होंगे कि आपकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो गई है, लेकिन जो उसके अंदर जो फॉन्ट है ना, ये जो फॉन्ट है ये अभी भी जो मेरा पॉपिंस फॉन्ट है वो नहीं है। पॉपिंस फॉन्ट नहीं है, इसका जो डिफॉल्ट उसने फॉन्ट्स फैमिलीज के लिए रखी हुई थी वो टाइम्स न्यू रोमन थी। टाइम्स न्यू रोमन जो आपके आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो जो इनपुट फील्ड्स के अंदर जो प्लेस होल्डर जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसकी अभी भी जो फॉन्ट फैमिली है वो टाइम्स न्यू रोमन ही है। तो मैंने उसको ओवरराइड करना है, तो मैं जो फॉन्ट फैमिली मैंने उधर की थी उधर पॉपिंस इसको रख लेता हूँ, और सैंस सेरिफ जो मेरा वो हो। तो अब क्यों सा है इसका जो इनर फॉन्ट है वो भी चेंज हो गया। अब इधर आप एक चीज ये नोटिस करते हैं कि इसके ऊपर जब मैं फोकस में आता हूँ ना, तो ये पीछे आपको ये शायद विजिबल हो रहा होगा कि शेडो सा ऐड हो जाता है। ये तो जब भी मैं फोकस में आता हूँ ना ये हल्का सा शेडो ऐड हो जाता है। तो इस शेडो किस तरह ऐड करना है, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि फोकस हम करते हैं, फोकस को यूज करते हैं। तो मैं बेसिकली यही वाला सिलेक्टर यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो रेडियो चेकबॉक्स और सबमिट है ना उसके फोकस की जो डिफॉल्ट है उसको मैं ओवरराइड ना करूं। मैं सिर्फ जो हमारे इनके अलावा जो से इनपुट की टाइप्स हैं उन पे ये वाली फोकस को अप्लाई करूं, फोकस की जो सेटिंग्स है उनको अप्लाई करूं। तो बॉक्स शेडो में कर देता हूँ, बॉक्स शेडो पहले भी यूज किया था, 0 पिक्सल्स। इसका जो वर्टिकल ऑफसेट है वो 4 पिक्सल्स रखूंगा इस बार, और जो ब्लर है वो 10 पिक्सल्स। RGB इसकी हो जाएगी 211 211 और 211 भी इसकी RGB वैल्यू मैंने इसको दे दी। अब मैं इसको फोकस में आता हूँ, तो इसके ऊपर अब आपको ये शो हो रहा होगा कि ये हल्का सा शेडो ऐड हो गया। लेकिन ना एक चीज आप ये भी नोट करते होंगे कि जब भी मैं फोकस में आता हूँ ना तो ये आउटलाइन सी आ जाती है, ये इसको बोलते हैं आउटलाइन है। ये फोकस में आता हूँ तो मेरे जो इनपुट फील्ड है उसके गिर्द आउटलाइन आ जाती है ब्लैक कलर की। तो ये ब्लैक जो सी है मेरी डिफॉल्ट आउटलाइन है। मैं चाहता हूँ ये आउटलाइन ना आए, हमारा जो बॉर्डर है वही शो हो। तो मैं इधर सिंपली करता हूँ आउटलाइन। तो इससे होगा ये कि अब जब मैं फोकस में आऊंगा तो वो जो ब्लैक सी आउटलाइन आ रही थी वो नहीं आएगी। और इसके अब अंदर अभी मैंने ट्रांजिशन अप्लाई नहीं की, तो जैसे ही मैं क्लिक करता तो एकदम से वो शेडो आ जाता। तो मैं ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, तो ट्रांजिशन के लिए मैं इधर आऊंगा, इधर ट्रांजिशन, किस प्रॉपर्टी पर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, बॉक्स शेडो पे 0.3 सेकेंड के लिए के अंदर अंदर ये ट्रांजिशन, और इसका जो टाइमिंग फंक्शन है वो ईज इन आउट हो। अब जब मैं फोकस में आता हूँ तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया, 0.3 सेकेंड्स के अंदर ना वो चेंज कर रहा है फ्रॉम बॉक्स शेडो नन
टू बॉक्स शेडो जो फोकस पे मैंने अप्लाई की। तो ये मेरा बॉक्स शेडो ऐड कर रहा था। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद मैं सिंपल आता हूँ, एक और इनपुट ग्रुप ऐड करता हूँ और उस पर लेबल, ये मेरा ईमेल है और ईमेल इसमें ऐड करूँगा और इनपुट टाइप ईमेल प्लेस होल्डर। आवाज़ का तो नहीं मसला? नहीं सर, नहीं, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसके ऊपर भी वही इनपुट ग्रुप यूज़ किया, लेबल और इनपुट की टाइप जो सी थी वो ईमेल थी। अब जो सी इसके ऊपर भी वो ट्रांजिशन भी अप्लाई हो गया, जो सारी मैंने स्टाइलिंग की थी वो अप्लाई हो गई। इसके बाद दोबारा से मैं इनपुट ग्रुप पे ही आता हूँ, एक इनपुट ग्रुप बनाता हूँ। टेक्स्ट एरिया मेरा हाल में मैंने शायद कवर नहीं किया था, नहीं बल्कि मैंने किया था कवर। तो लेबल ऐड करता हूँ, ये है मेरा मैसेज। उसके बाद मैं टेक्स्ट एरिया पे आता हूँ। टेक्स्ट एरिया को मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ मैसेज, एंटर योर मैसेज। तो टेक्स्ट एरिया शो ही नहीं होगा, कुछ मिस कर। अच्छा, टेक्स्ट एरिया इसमें डैश नहीं आनी थी। इसका जो टेक्स्ट एरिया ऐड हो गया। अब जो सी स्टाइलिंग मैंने इन पे भी अप्लाई की थी ना, इन इनपुट पे भी अप्लाई की थी, मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट एरिया पे भी अप्लाई हो जाए। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि मैं इधर आऊँ, कॉमा ऐड करूँ और उसके बाद टेक्स्ट एरिया को भी इसमें शामिल कर लूँ। तो सिंपल जो उसकी स्टाइलिंग थी ना वो उस पर अप्लाई होगी। तो इधर भी आता हूँ, ये अभी तो फिलहाल जब इसमें फोकस करूँगा, इस इनपुट पे फोकस करूँगा, तो ये जो सी उसकी फोकस की स्टाइलिंग मैंने ऊपर अप्लाई की थी वो नहीं हुई थी। तो उनको भी करने के लिए मैं इधर आके कॉमा ऐड करके टेक्स्ट एरिया कॉमा कोलन फोकस। अब जो सा अच्छा, इस पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर ऐड कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट एरिया पे प्लेस होल्डर अप्लाई नहीं होगा। तो उसके करने का तरीका ये है कि आप इसको टेक्स्ट एरिया का जो कंटेंट वाला एरिया उसके अंदर लिखेंगे। अब ये शो हो रहा है, तो प्लेस होल्डर इस पे ऐड होना चाहिए। मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, तो एक मिनट, प्लेस होल्डर होना चाहिए। स्पेलिंग ही गलत किया था। अगर आपने इसको कोई वैल्यू देनी है तो वो आप इस तरह देंगे, लेकिन अगर प्लेस होल्डर अप्लाई करना है तो सिंपल इसी तरह आगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो सी इसकी ना हाइट थोड़ी ज़्यादा है टेक्स्ट एरिया की। मैं टेक्स्ट एरिया की कोई फिक्स्ड हाइट दे देता हूँ। टेक्स्ट एरिया को सेपरेट आकर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। तो इधर आके जो इसकी हाइट है वो 100 पिक्सल होगी। अब इधर एक चीज़ आप नोट करें कि इधर टेक्स्ट एरिया के ऊपर ना आपको डिफ़ॉल्ट ये होता है कि आप इसका रीसाइज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक रीसाइज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र के पास ऑप्शन ही ना हो कि वो इसको रीसाइज कर सके। जिस तरह इधर है ना, इधर उसके पास ऑप्शन ही नहीं है इसको रीसाइज करने का। तो उसके लिए सिंपल ये है कि आप इधर आके लिखेंगे रीसाइज नन। तो जो उसके पास उसको ऑप्शन शो हो रहा था ना कि रीसाइज कर लो, वो वाला ऑप्शन अब नहीं है। अब मैं आता हूँ इस पे अपने बटन पे, नीचे मैं इधर ऐड कर लेता हूँ सिंपल एक, इसको भी इनपुट ग्रुप के अंदर ही कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी जो पैडिंग मैंने डिफ़ॉल्ट अप्लाई की थी उस पर भी अप्लाई हो जाए। अच्छा, इसमें भी मैं आईडी ऐड, ये मेरा इनपुट ग्रुप था, इसके अंदर मैं अपनी जो इनपुट टाइप थी वो सबमिट कर लेता हूँ। उसकी वैल्यू जो सी है वो है, क्या की है मैंने, सेंड मैसेज। तो मैं इधर सेंड मैसेज इधर आता हूँ। तो अभी तो जो सी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी वो वही है।
तो मैं चाहता हूँ जो BTN की क्लास मैंने पहले डिक्लेयर की थी ना, वही वाली स्टाइलिंग इस पे भी अप्लाई हो जाए। तो ये मैं आया इस पे। तो अभी फिलहाल जो सा है ना, वो जो सिंपल स्टाइलिंग जो BTN के ऊपर अप्लाई की हुई थी ना, अभी वही शो हो रही है। तो मैं अब करने लगा ये हूँ कि जिस तरह मैंने स्पेसिफाई किया था ना कि अगर एक एंकर टैग एक लिंक के ऊपर BTN की क्लास अप्लाई हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूं, सेम उसी तरह मैं करता ये हूँ कि अभी एक चीज ये भी नोट कर रहे होंगे कि ये एक बॉर्डर डिफॉल्ट सा बॉर्डर शो हो रहा है, और एक चीज ये भी कि जो कर्सर टाइप है वो वही रहती है, चेंज नहीं होती। जो ट्रांजिशन है वो तो अप्लाई हो रही है, लेकिन ये बॉर्डर वगैरह जो सा मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ। तो मैं कॉमन में ही आता हूँ, और जिधर के BTN की क्लास थी मैं उधर ही इसके नीचे कहता हूँ इनपुट, अगर टाइप उसकी हो सबमिट और उसके ऊपर क्लास अप्लाई हुई हो BTN की, तो उसको मैं दूंगा विड्थ 100%, विड्थ उसको दे देता हूँ। उसके अलावा उसका बॉर्डर मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है उसको मैं नन कर देता हूँ। उसके बाद जो कर्सर टाइप है उसको पॉइंटर कर देता हूँ। फिर फॉन्ट फैमिली जिस तरह पीछे था कि फॉन्ट फैमिली इस पर अप्लाई नहीं होती, डिफ़ॉल्ट ही रहती है, तो मैं इसको आके उससे चेंज करना पड़ेगा। अब जो सा मेरा वो सेंड मैसेज है वो उस बहुत बेहतर हो गया पहले की निस्बत। इसके ऊपर मैं हवर करता हूँ तो वो जो BTN के ऊपर ही जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई थी वो ही इसके ऊपर अप्लाई होती। तो इसके अलावा ये हो गया। तो ये जो आज का हमारा था काम वो कंप्लीट हो गया। मैंने बेसिकली ये 3 पेज ही बनवाने थे आपसे। तो अभी क्वेश्चंस मैं आपके लेता हूँ। तो उससे पहले जो आपको बताया था कि इस वाले इवेंट के बाद आपका एक हिसाब का आपको कह लें कि कंपटीशन टाइप है कि आपने अभी जो मैंने क्रिएट किया ना ये पोर्टफोलियो, जिस तरह अभी मैंने अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट किया, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आपने अपनी पोर्टफोलियो बनानी है। चाहे तो आप सेम टू सेम जिस तरह मैंने की है आप वही कर लें, अगर आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा कोई आइडिया आप कहीं दूसरी साइड से लेके अप्लाई करना चाहते हैं आप वो भी कर लें। तो मैं आपका जब मैं एवेलुएट कर रहा हूँ आपके जो पोर्टफोलियोज को देखूंगा, तो उनमें मैं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अबाउट का पेज भी ऐड करें। ये 3 तो आपके होंगे ही होंगे, जो अबाउट का पेज है वो भी हो। अबाउट के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि आपकी एज क्या है, आप अपनी पिक्चर भी ऐड करें उसके अंदर। उसके अलावा आइडियाज़ ले सकते हैं आप, मुख्तलिफ यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल्स पड़े हैं हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, आप उस पर जाएँ, उनको देखें कि वो किस तरह से पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं या फिर वेबसाइट्स बनाते हैं। तो आप आइडिया कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने मेहरबानी ये करनी है कि आपने कोड चुराना नहीं है। ये ना हो कि आप यूट्यूब की वीडियो खोलें हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो और आप उसी को फॉलो करते रहें, वो टाइप कर रहा है और आप उसी के पीछे पीछे टाइप करते रहें साथ साथ, तो उससे आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी। आप एक पोर्टफोलियो तो बना लेंगे जिस तरह उसने शानदार बनाया होगा, तो आप भी बना लेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप पोर्टफोलियो उन जो बना रहे हैं उनसे आप आइडिया तो ले लें, लेकिन आप बनाएं खुद, कोड खुद लिखें। आइडिया आप ले लें लेकिन उसका जो बनाना है आप उसको अपना खुद से कोड करें इसको। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये चीज़ है जो मेरी फिलहाल जो पोर्टफोलियो है अभी वो गिटहब पे अपलोड है। गिटहब पे अपलोड होने का मतलब ये है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गिटहब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने जो पोर्टफोलियोज हैं या फिर आपकी कोई साइट है जो उसकी सिंपल साइट है, कोई बिजनेस साइट नहीं है, तो आप उसको अपने जो गिटहब पेजेस का प्लेटफॉर्म है, गिटहब प्रोवाइड करता है, आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली होस्टिंग प्रोवाइड करता है, आप हम इसको कहते हैं होस्टिंग एंड सर्विंग। तो इधर आप ये नोट कर रहे होंगे कि ये मेरा जो नाम है वो शो हो रहा है, उसके बाद .github.io, ये हर उस मतलब गिटहब पेजेस जब भी आप उसको क्रिएट करेंगे तो इसी तरह ही आपको मिलेगा। तो
अभी मैं आपको जो अपलोड, आपने कोड अपलोड किस तरह करना है और ये लिंक किस तरह बनाना है वो अभी आपको नहीं करवा रहा। तो पहले सोचा तो ये था कि मैं आपको इसी मतलब सेशन के अंदर अंदर ही करवा दूंगा, लेकिन मैं बाद में सोचा ये कि बेहतर ये होगा कि मैं करता ही हूँ कि कल आपको एक अलहदा से शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो कोड अभी आपने लिखा है उसको गिटहब पे अपलोड किस तरह करना है और आप इसको किस तरह से मतलब अपलोड करके तो इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि आप अपना, अभी तो मेरा इजाज़ अहमद आ रहा है तो आप अपने से रिप्लेस कर किस तरह कर सकते हैं। और जब आपने ये तकरीबन आपको 5 से 6 दिन इसमें दिए जाएंगे, इसके आपने 5 से 6 दिन के अंदर एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो उसमें कम से कम ये 4 पेजेस तो हों। आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके प्लस पॉइंट्स में काउंट होंगे। और खुद से ट्राई करना हमारा मकसद मतलब ये है कि आप खुद से ट्राई करें, जो आपने पिछले 2-3 ईयर्स में कुछ भी सीखा है, जब कुछ भी सीखा है उसको खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें। तो जो से टॉप 3 होंगे, फिलहाल तो हमारा टॉप 3 का डिसाइड हुआ है, अगर ज़्यादा होंगे तो वो आपको बता देते। टॉप 3 जिनके पोर्टफोलियोज यानी कि डिज़ाइन वाइज अच्छे होंगे और उनमें अगर मुझे ये लग रहा होगा कि ये कोड चुराया नहीं गया बल्कि ये खुद अपनी मेहनत से लिखा गया है, तो जिनका डिज़ाइन अच्छा होगा, जिनका नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने इस पे मेहनत किया तो उनको प्लस पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो जो टॉप 3 डिज़ाइंस होंगे पोर्टफोलियोज के, उनको हम अपने जो DSC के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट आउट देंगे। उनके जो पोर्टफोलियोज के लिंक है उनको शेयर किया जाएगा और नाम वगैरह भी उनका आपके एक हिसाब के एप्रिसिएशन पोस्ट होगी कि आपने मतलब कि इवेंट अटेंड किया और आपने वाकई इससे फ़ायदा उठाया, तो आपके लिए एक एप्रिसिएशन टाइप पोस्ट होगी। तो ये इधर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपका क्विज होना है और इसका जो आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल दोपहर तक आपको जो गिटहब पे अपलोड किस तरह करने हैं आपने फाइल्स, वो मैं आपको उसको जो तरीका है वो आपको बताऊँ। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह। जी, आप क्वेश्चंस? यस सर। सर ये अब जिस तरह हमने ये सारा HTML और CSS पे मैनुअली कोड करके एक वेबसाइट बनाई है, अब एक इसका अल्टरनेटिव वे ये भी है कि आप वर्डप्रेस पर बना लेते हैं, वो उसमें आप 10 मिनट के अंदर भी पूरी वेबसाइट बन जाती है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है CSS में बनाने में और वर्डप्रेस पे? अच्छा, मैं होस्ट भी फ्रीलांसर हूँ तो अब मेरा इस फील्ड से काम है, तो मैंने बेसिकली मुझे वर्डप्रेस बिल्कुल मतलब मुझे पता है कि क्या है, लेकिन मुझे वो इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता। तो वर्डप्रेस बेसिकली आपको एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है कि आपको अर्जेंट एक वेबसाइट चाहिए ना, और आपका बिजनेस को इतना बड़ा पॉपुलर बिजनेस भी नहीं है कि आप चाहते हैं कि आप उस पर पैसा, एक सिंपल वेबसाइट बनवाने के लिए आप एक पैसा इन्वेस्ट करें। तो सिंपल से आपने अगर कोई वेबसाइट बनानी है जो आपका सिंपल से काम को मतलब कर ले, तो उसके लिए आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस आपको बेसिकली डिफ़ॉल्ट थीम्स प्रोवाइड करती है, कुछ प्लगइन्स प्रोवाइड करती है जो आपको मतलब कि वेबसाइट्स को सिंपली आप क्रिएट करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और भी इसके मतलब बैकएंड पे भी इसकी कुछ हैं, तो वो अभी नहीं उसको बता रहा आपको। बस आप ये समझे कि आपको कुछ थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं और आप ऑलरेडी बिल्ट आपके पास थीम्स होते हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं और एक वेबसाइट बना लेते हैं 10 मिनट के अंदर। लेकिन वर्डप्रेस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स इस तरह के हैं कि वर्डप्रेस अब जिस तरह के, अब लेट्स सपोज ये मेरी सिंपल सी वेबसाइट है, 3 पेज मैंने इसमें बनाने हैं, तो मैं इसको वर्डप्रेस से क्यों बनाऊं? वर्डप्रेस से बनाऊंगा तो मैं बिला वजह का अपनी साइट को, वर्डप्रेस का ड्रॉबैक सबसे पहले तो ये है कि वो स्लो होती है, उसके अंदर बेतहाशा कोड होता है जो आपकी साइट से लिंक भी नहीं होता। सिंपल साइट से तो उसका बिल्कुल भी लिंक नहीं होता। तो अक्सर औकात होता है ये कि क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाईजान ये मेरी वर्डप्रेस की साइट है, तो आपकी मेहरबानी है कि इससे मेरी जान छुड़वाएं और इसको HTML और CSS पे कन्वर्ट कर दें। यानी कि जो काम ये कर रहा है ना, वर्डप्रेस पे कर रहा है, इसको ना आप मेहरबानी करके ना इस पे HTML और CSS पे कन्वर्ट कर दें। उसकी बेसिकली वजह क्या होती है, वो तंग आए होते हैं कि 4 से 5 सेकंड तो साइट को लोड होने में लग रहे हैं। तो वो एक यूज़र के ऊपर, अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो
4 से 5 सेकंड, कई बार तो 10 सेकंड तक भी पहुंच जाती है बात। तो वो क्या होता है हमारा, वो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी खराब हो जाता है उससे। तो इससे लिए वर्डप्रेस कई उसके मतलब के काफी यूज है, जब मैं ये नहीं डिनाई करा कि वो यूज नहीं कहीं पे होता। मोस्ट ऑफ द साइट्स वर्डप्रेस पे बिल्ड हैं, लेकिन जो अगर कोई सीरियस बिजनेस है, यानी कोई जो वाकई इन्वेस्ट करना चाहता है वेबसाइट्स में, तो वो बेसिकली ये HTML CSS के बिल्ड हुई साइट्स की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उस पे जो वर्डप्रेस वाला जो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनसे वो बचना चाहते होते हैं। और उसमें आप उसकी कस्टमाइजेशन आपको एक हद तक तो वो प्रोवाइड करते हैं। आप एक थीम जब यूज कर रहे हैं, उसको किसी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी यूजेज के मुताबिक, लेकिन आप उसको क्या नाम है इतना कस्टमाइज नहीं कर सकते, इतना कंट्रोल आपके पास नहीं होता जितना इस वक्त आपके पास HTML और CSS लिखते वक्त होता है। तो वर्डप्रेस कुछ इस तरह की होती है। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि वो बिल्कुल एक फारिग सी चीज़ है। वो उसके जो जिन चीज़ों के लिए वो यूज़ होती है वो काफ़ी उसके पावरफुल टूल है। अगर आपको एक वेबसाइट चाहिए, क्विकली एक वेबसाइट चाहिए और आप चाहते हैं कि मुझे 2 से 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट वेबसाइट मिल जाए, तो उसके लिए आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग के अंदर वर्डप्रेस की बहुत डिमांड है। मतलब कि आप कह लें कि जितनी इसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके अलावा भी जो इसके जो यूजेज हैं, यानी इसके जो स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इसका फ्रीलांसिंग में अगर 10 जॉब्स हैं, तो उसमें 5 से 6 जॉब्स हो सकते हैं आपकी जो है वो वर्डप्रेस के रिलेटेड हो। गूगल साइट्स तो बिल्कुल एक बेसिक सी है, जहाँ तक मैंने उसको यूज़ किया था, तो वो तो बेसिक आपको स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है, उसमें आप इस तरह की चीज़ें नहीं मेरा ख्याल में कर सकते। और अगर किसी के पास ऑलरेडी कंप्लीट वेबसाइट है, तो क्या नाम है इसका, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो अगर आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट है, तो अगर तो आपने खुद बनाया हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं सेंड। तो सर मैंने ना मतलब आप अलाउ है, आप कर लें। मैंने एक पूरी वेबसाइट एक क्लाइंट के लिए बनाई थी। मुझे असल में मैंने ये कैंपस के लिए से लिया था, मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती, दैट्स व्हाई। लेकिन अच्छा, बाकी मैंने वो वेबसाइट पूरी खुद ही बनाई हुई है, CSS और HTML। ठीक है। तो वो तो चल जाएगी या मैं मैंने ये दोबारा अगर पूछना आपको था, पोर्टफोलियो बना दूं? ठीक है, आप भेज दें आप, लेकिन आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, उस पे आपका नाम लिखा हो। ये ना आपने जिस क्लाइंट की बनाई थी आप उसी नहीं पे नहीं, मैंने पोर्टफोलियो नहीं जाके बनाता, करना मैंने एक चाहिए। बिजनेस अच्छा, वेबसाइट। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, जो प्लेटफॉर्म है जी, आप टाइप कर दें, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। तो फ्रीलांसिंग के लिए मैं अभी फिलहाल तो अभी सिर्फ फाइवर यूज़ कर रहा हूँ। प्रोफाइल अगर आपने देखनी है तो मेरा आप यूज़र नेम टाइप एजाज अहमद _90 मेरा यूज़र नेम है। आप इस पे जाकर मेरी अगर सर्विसेज आपने देखी है तो देख सकते हैं। तो इसका अब जो सा क्या नाम है, ज़हरा है या जो भी हैं। अच्छा, जी क्वेश्चन है तो पूछ मैं लो, फिर क्विज करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आरा शाहिद हियर और आज मैं आपका कहूत क्विज कंडक्ट करूंगी। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं, उसके बाद जी कर जी सकते हैं। गो अहेड। मैंने ये पूछना था कि फिर जी फ्रीलांसिंग जल्दी। के लिए अगर हमने करना है तो कौन सा बेस्ट रहेगा, वर्डप्रेस या फिर ये बेसिक HTML एंड CSS? बेसिकली जब आप वर्डप्रेस भी आपने यूज़ करना है, तो आप उसको उसके अंदर भी आपको HTML, बेसिक HTML CSS तो आपको आनी चाहिए। तो क्या नाम है, तो जो बेसिक HTML और CSS तो आपको वर्डप्रेस के लिए भी आनी चाहिए। तो फ्रीलांसिंग में ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना है, मतलब कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे। तो वर्डप्रेस भी आप सीख सकते हैं, आप इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी सीखें। अगर तो
बेसिकली ये है कि आपने जो सा भी स्किल सीखना है ना, आपने उसको स्पेशलाइज करना है, आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं आपको कैटेगोरिकली नहीं कह सकता कि आप वर्डप्रेस कर लें या HTML CSS कर लें। आप जो भी स्किल करना चाहते हैं, जो से भी टूल्स को यूज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो ही आपने शेयर करना है, पोर्टफोलियो ही आपने शेयर करना है। आप गारमेंट वेबसाइट नहीं तक चलेगी, वो क्लाइंट के लिए। ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। तो ज़हरा आप कंटिन्यू। Thank you, Azaz. That was a wonderful session by you, and I hope by now